ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 111। जैसे ही चू युआन भूमिगत प्राचीन शहर से बाहर निकला, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह प्राचीन शांत साम्राज्य से वापस लौटा हो जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था। झाओ कांग, तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। कैंग नान के संप्रदाय गुरु के साथ वापस जाओ और वानिक्सुआन सेना और ली फायर कोर के गठन को तेजी से संगठित करो। इसके अलावा वानिक्सुआन और कैंग नान के दो प्रांतों से शिल्पकारों को इकट्ठा करो और उन्हें वानिक्सुआन सेना के लिए कवच बनाने के लिए निर्माण मंत्रालय में रखो। साथ ही अमृत बनाने के लिए शाही दावू को विभिन्न जड़ी बूटियां पहुंचाओ। वितरण बाद में मेरे द्वारा निर्धारित किया जाएगा। चू युआन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी से बनी 5 तत्व सेना कोर को तुरंत बनाना शुरू करना चाहिए। लीफायर कोर से शुरू करते हुए साम्राज्य के भविष्य के विस्तार के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। झाओ कांग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। किंग यूनजी, तुम झाओ कांग के साथ दोनों राज्यों में जाओ और शेनवू कोर को फिर से भरने के लिए 50,000 लोगों का चयन करो। चू युआन ने दोनों राज्यों से सक्षम व्यक्तियों को अत्यधिक रूप से भर्ती नहीं किया, क्योंकि वानिक्सुआन सेना को अभी भी मजबूत व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसके अलावा उनकी भविष्य की विजय उन्हें कई और सक्षम व्यक्ति लाएगी। पुनःपूर्ति राज्य दर राज्य की जाएगी। हाँ, हम शाही आदेश का पालन करेंगे। शाही आदेश प्राप्त करने के बाद दोनों ने जल्दी से वहां से प्रस्थान कर लिया। चू युआन दावू में वर्तमान सकारात्मक विकास से संतुष्ट था। ड्यूक झोंगयोंग, शेनवू कोर जिसकी आप कमान संभालते हैं, मेरे शाही रक्षक हैं। मेरे हाथ में सबसे तेज हथियार हैं। एक सेना के कमांडर के रूप में आपकी साधना जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार मैं आपको आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दिव्य अमृत दूंगा। चू युआन ने ड्यूक झोंगयोंग के कंधे पर थपथपाया। साम्राज्य में तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा है, जो वास्तव में झोंगयोंग वफादार और बहादुर की उपाधि का हकदार है। देश के भाग्य की शक्ति जो तुम्हें मिलेगी वह दूसरों से कहीं अधिक होगी। मैं समझता हूँ। लुकियानफू ने सिर हिलाया। हालांकि इन कुछ महीनों में उसने अपने क्षेत्र को दिव्य अंतर्दृष्टि के दूसरे स्तर तक सुधार लिया था। हालांकि साम्राज्य के तेज विकास के साथ ये पर्याप्त नहीं था। उसकी साधना पीछे नहीं रह सकती। चू युआन के पास एक सर्वोच्च प्रणाली थी जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन चू युआन अपनी उन्नति में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में अमृत को परिष्कृत कर सकता था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सघन है। इसका उपयोग स्पिरिट राइस की खेती के लिए बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। चू युआन ने खदान की शाफ्ट को तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने चावल के दाने निकाले, उन्हें हिलाया और हजारों बीज आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर मिट्टी में गिर गए। महान भक्षण तकनीक, आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करें। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा इकट्ठा होने लगी। नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के तहत स्पिरिट राइस ने जल्दी से जड़ें जमा लीं और अंकुरित हो गए। मात्र 10 मिनट में यह एक अंकुर के आकार में विकसित हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक प्रचुर होगी, स्पिरिट राइस उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। विकास की यह गति वस्तुतः असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ सेवन किए जाने वाले मन क्रिस्टल भी खगोलीय होंगे। यह कोई साधारण चावल का बीज नहीं है, लुकियानफू ने कहा। इसे स्पिरिट राइस कहा जाता है। इसे नियमित रूप से खाने से शरीर में विश्रण और मजबूती आएगी, बुद्धि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी और मार्शल आर्ट के अभ्यास में काफी लाभ होगा। हालांकि इसका प्रभाव अमृत जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह एक अनाज होने के कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका प्रचार और सेवन किया जा सकता है। चू युआन ने कहा, मैं खेती शुरू करूंगा और स्पिरिट राइस का पहला बैच विकसित करूंगा। महाराज के पास स्पिरिट राइस के बीज भी हैं। लोगों के लिए पर्याप्त भोजन होना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये चावल मार्शल आर्ट की खेती में भी मदद कर सकता है। ये वास्तव में जनता का आशीर्वाद है, लुकियानफू ने प्रशंसा करते हुए कहा। पिछले राजा भी इन बीजों को चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिल पाया। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, यह संभव था। सभी परिवार और राजवंशों ने उनकी कड़ी सुरक्षा की। साथ ही जो बीज बोए गए हैं वे विशेष रूप से उगाए गए हैं और केवल एक मौसम तक ही टिक सकते हैं। और अगर आप और बीज बोना चाहते हैं तो नए बीज वितरित करने होंगे। स्पिरिट राइस के बीज राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हैं। वे आसानी से लीक नहीं होंगे। यही कारण है कि ऐसा क्यों हुआ। चू युआन ने सिर हिलाया। प्रत्येक मौसम में 4 महीने की अवधि होती है। हालांकि यहीं और अभी चू युआन ने अपनी महान भक्षण तकनीक का उपयोग करके असीम आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित की, ये देखते हुए कि स्पिरिट राइस के हजारों किस्में एक दिन में एक आदमी की ऊंचाई तक बढ़ गईं। अगले 10 दिनों में वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। अगले 10 दिनों में परिपक्व होने के लिए खेती के लिए पर्याप्त बीज पैदा होंगे। उन्हें पहले खदानों में लगाया जाना शुरू हो जाएगा।
चुयुआन स्पिरिट राइस के परिवर्तनों को देख रहा था। उसकी नज़र अचानक बर्फीली हो गई और उसने आसमान की ओर देखा। शाम के प्राचीन साम्राज्य के खंडहर, जिसे मैं, ये राजकुमार, कई दशकों से खोज रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अंत में एक खदान शाफ्ट के भीतर छिपा होगा। कई दिन बिताने के बाद मैं आखिरकार आ ही गया। एक गड़गड़ाहट भरी आवाज़ गूंजी और पूरी घाटी फटने वाली लग रही थी। ये सुनते ही कमज़ोर साधना स्तर वाले सैनिकों के कान बज उठे और उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। तुम सब चले जाओ, यहाँ सब कुछ इस राजकुमार का है। यह आदमी शून्य में एक अंतहीन चमक से बाहर निकला हुआ लग रहा था। इधर उधर देखते हुए और यहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात देखकर उसने भावहीनता से अपना हाथ हिलाया, जिससे एक तेज हवा चलने लगी और उस स्पिरिट राइस में हलचल मच गई जो अभी कान लगाने की अवस्था में था। तुमने मेरे चावल को खराब कर दिया है। चुयुआन ने अपनी नज़र इस अधेड़ उम्र के आदमी पर घुमाई। इस राजकुमार को परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, भाग जाओ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत भाग जाओ। ये राजकुमार समृद्धशाही राजवंश का राजकुमार है। ये स्थान अब मेरे समृद्ध राजवंश का है। समृद्धशाही राजवंश, 3 सितारा राजवंश, राजा दिव्य क्षेत्र में एक दुर्जय अस्तित्व है। शक्ति के मामले में ये ब्लैक मिंग राजवंश से थोड़ा भी कम नहीं है। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति थोड़ी अधिक दुर्जय है। इस समृद्ध राजकुमार को निलंबित क्षेत्र के भीतर शाम के प्राचीन साम्राज्य के खंडहरों के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता था। इसलिए समाचार प्राप्त करने और विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों की तुलना करने पर जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस किया तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। क्या मेरी चीजें ऐसी हैं जो तुम चाह सकते हो? चुयुआन ने आकाश में कदम रखा, लालित्य और भव्यता में अद्वितीय। उसका दबाव और भी अधिक प्रभावशाली था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम दावू के स्वामी हो। इस राजकुमार ने मूल रूप से सोचा था कि तुम कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगे। जब समृद्ध राजकुमार बोल रहा था तो एक भयावह शक्ति बाहर निकली जिसने हवा को विकृत कर दिया। वह हाफ सटेप इल्यूमिनेटिंग डिवाइन स्टेज पर था। हाफ सटेप इल्यूमिनेटिंग डिवाइन, एक ऐसा स्टेज जो शीर्ष स्तरीय 2 सितारा शक्ति के स्वामी के रूप में काम कर सकता है। दिव्य क्षेत्र में अंतर्दृष्टि केवल दिव्य क्षेत्र की शक्ति का एक स्पर्श मात्र है। हालांकि हाफ सटेप इल्यूमिनेटिंग डिवाइन स्वयं एक उज्ज्वल दीपक की तरह है जो दिव्य क्षेत्र के मार्ग को रोशन करता है। ये जानता है कि कैसे आगे बढ़ना है। हाफ सटेप इल्यूमिनेटिंग डिवाइन 2 चरणों के बीच एक वाटरशेड है। क्या तुम अभी भी भाग नहीं रहे हो? समृद्ध राजकुमार ने तिरस्कार से भरे चुयुआन को देखा और आदेश दिया। 3 सितारा राजवंश से आने के कारण वह शीर्ष स्तरीय 2 सितारा शक्तियों को भी अधिकार नहीं मानता था। चुयुआन की तो बात ही छोड़िए, जो केवल एक नया पदोन्नत हुआ व्यक्ति था। 2 सितारा राजा। उसकी नज़र अचानक स्पिरिट राइस पर पड़ी और वह आश्चर्य से बोला, ये स्पिरिट राइस है? क्या ये शांत के प्राचीन साम्राज्य से हो सकता है? हा, शानदार शानदार। मैं इस स्पिरिट राइस को वापस ले जाऊंगा और अपने राजा को भेंट करूंगा। ये निश्चित रूप से मेरे समृद्ध राजवंश को हमेशा के लिए समृद्ध बनाएगा। हालांकि समृद्ध राजवंश ने विशेष रूप से स्पिरिट राइस की खेती की है। स्पिरिट राइस की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। तुमने मेरे चावल को परेशान किया और फिर मेरे क्षेत्र में आकर बेतहाशा बोलते रहे। ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो और मरने को तैयार हो, मौत की तलाश में। चुयुआन, एक पल में उसका शरीर बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ा। समृद्ध राजकुमार जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटने के लिए बकवास करना बेकार होगा। केवल उसे यहाँ मारना ही शाही तरीका होगा। दिव्य अंगूठी उसके हाथ से अलग हो गई, तुरंत बड़ी हो गई। ये हीरे के छल्ले की तरह थी। एक परम दिव्य कलाकृति के मान का उतार चढ़ाव फैल गया और सीधे समृद्ध राजकुमार को मारने के लिए चला गया। ओह, आपके पास भी एक दिव्य कलाकृति है। दिव्य अंगूठी को देखकर समृद्ध राजकुमार पहले तो संतुष्ट हुआ, लेकिन फिर उसे प्राचीन पुस्तकों के अभिलेख याद आ गए। वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, ये शाम के प्राचीन साम्राज्य की राष्ट्रीय दिव्य कलाकृति है। एक परम दिव्य कलाकृति, दिव्य अंगूठी। ये तुम्हारे हाथों में कैसे है? क्या ये हो सकता है कि तुमने सभी खजाने प्राप्त कर लिए हों? लानत है, मरो मरो मरो। दिव्य अंगूठी इस राजकुमार की होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। चुयुआन के मुंह से एक ठंडी और निर्दयी आवाज निकली। तुम मेरी जान चाहते हो? तुम सोचते हो कि तुम इतने असाधारण हो सिर्फ इसलिए कि तुम 2 सितारा शाही संप्रभु बन गए हो? मेरी नज़र में तुम एक ऐसे व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे कुछ अवसर मिलने का सौभाग्य मिला। अपने अहंकार के कारण तुम अपनी वास्तविकता को भूल गए हो। राजकुमार फैंग ने 3 सितारा शाही राजवंश की प्रतिष्ठा को दर्शाते हुए दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा। अब तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर रहा है और तुम केवल विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। ये दुखद है। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम दुनिया में सबसे महान हो? चुयुआन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मेरी नज़र में सिर्फ वे लोग हैं जिन्हें मरना चाहिए और वे लोग जिन्हें नहीं मरना चाहिए। मृत्यु की तलाश। राजकुमार फैंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। धमाका।
हवा हिंसक रूप से मुड़ गई और उसकी शक्ति एक प्रस्फुटित बाढ़ की तरह बढ़ गई। राजकुमार फैंग के हाथ चमक से भर गए और उसने आगे की ओर धक्का दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक गर्जन वाली लहर उसकी ओर बह रही थी। महान काटने की तकनीक, विच्छेदन का हाथ। राजकुमार फैंग की हरकत का सामना करने वाले चू युआन शांत रहे। उसने अपना हाथ हिलाया और दिव्य प्रभामंडल ने उसे घेर लिया, जिससे उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन गया। उसके हाथ पर तेज काटने वाली रोशनी दिखाई दी, जिसने आश्चर्यजनक रूप से गर्जन वाली लहर को टुकड़ों में काट दिया। धमाका! दोनों एक पल में टकरा गए। राजकुमार फैंग के अहंकारी शब्दों के बावजूद उसने हर बार हमला करने पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेली ने चू को मारा। युआन की सिजल। चू युआन की हथेली के संपर्क में आने पर राजकुमार फैंग को तेज दर्द महसूस हुआ और वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके हाथ को देखा, उस पर कट थे और खून बह रहा था। तुम काफी सक्षम हो, बस मेरी महान काटने की तकनीक के तहत घायल हो गए। एक साधारण व्यक्ति अपना पूरा हाथ खो देता। चू युआन ने प्रशंसा की आवाज निकाली। हालांकि ये टिप्पणी राजकुमार फैंग के कानों तक एक बहुत बड़ा अपमान के रूप में पहुंची। वह 3 सितारा शाही राजवंश के राजकुमार, जो उत्थान के शिखर पर थे, ने केवल ऐसी प्रशंसा प्राप्त की। तुम मुझे और अधिक मारने के लिए प्रेरित कर रहे हो, राजकुमार फैंग ने कहा। मार्शल सम्राट, मार्शल सम्राट, मार्शल सम्राट। लू कियानफू की कमान में 2 लाख दिव्य योद्धाओं ने दूर से लड़ाई देखी। चू युआन को बढ़त हासिल करते देख वे सुनामी की तरह भड़क उठे। उनकी चीखें दृश्यमान तरंगों में प्रकट हुईं। उनकी शक्तिशाली चीख से धरती कांप उठी। सम्राट दावू दा और सम्राट को हटा दिया जाए तो मार्शल सम्राट है। दिव्य योद्धाओं की नज़र में चू युआन एक सर्वशक्तिमान दिव्य देवता था, जो एक संप्रभु शासक की तरह मौजूद था। मार्शल सम्राट, बकवास! तुम खुद को मार्शल सम्राट कहने की हिम्मत करते हो? क्या तुम ईश्वरीय दंड से नहीं डरते? तुम स्वर्ग के क्रोध से मारे जाओगे और मर जाओगे। राजकुमार फैंग चिल्लाया। एक कदम तुरंत मार डालो, मरो। राजकुमार फैंग ने अचानक एक महान दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। वह आगे बढ़ा, अपनी शक्ति को प्रकाश की किरण में संघनित किया, जिसने चारों ओर के प्रकाश को घुमा दिया, जिससे आंख को चोट पहुंची, जिससे उसके हमलावर कंपन को नोटिस करना लगभग असंभव हो गया। वह शक्ति सीधे चू युआन के सिर की ओर बढ़ी और उसे छेद दिया। 10,000 तरीकों का ऑर्केस्ट्रा, मानव संप्रभु का हाथ। चू युआन ने मानव संप्रभु सूत्र की अंतिम शिक्षा का आह्वान किया। देश और लोगों की नियति द्वारा प्रदत्त शक्ति बहुत राजसी बन गई। शक्ति आकाश में उड़ गई और एक प्राचीन विशाल हाथ का निर्माण किया, जिसने इसे देखने वाले सभी के दिल में विस्मय पैदा कर दिया। ये किस तरह की शक्ति है? राजकुमार फैंग ने सदमे और गुस्से में कहा। चू युआन के मानव संप्रभु के हाथ की आड़ में उसे तुच्छता और अधीनता का एहसास हुआ, कुछ ऐसा जो उसे असंभव लगा। धमाका! विशाल हाथ नीचे आया, जिसने एक पल में उसके वन स्टेप इंस्टेंट किल को चकनाचूर कर दिया। उसके पूरे शरीर पर विशाल हाथ से जोरदार प्रहार हुआ और उसके शरीर में मौजूद मानस कांपने लगा और बिखरने लगा। क्या हो रहा है? हालांकि वह प्रबुद्ध दिव्यता के दायरे के करीब था, लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। चू युआन का विशाल हाथ फिर से झपट्टा मार कर आया, जिससे राजकुमार फैंग को सांस लेने का मौका नहीं मिला। इस बार ऐसा लगा जैसे दाव राजवंश के अनगिनत लोगों ने उसकी शक्ति में अपना विश्वास बना लिया हो। ये स्वर्ग से एक विशाल स्तंभ की तरह नीचे दबा, जिससे भारी गड़बड़ी हुई। राजकुमार फैंग वास्तव में 3 सितारा शाही राजवंश का राजकुमार था, लेकिन उसके पास मानवता की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय नियति की शक्ति को इकट्ठा करने की योग्यता नहीं थी। इस शक्ति के सामने वह भी तुच्छ महसूस करता था। उसने देखा कि विशाल हाथ आकाश से गिर रहा था, उस पर जोर से टूट रहा था, जिससे उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकल रही थी। वह दयनीय स्थिति में था। 10,000 विधियों का हाथ। राजकुमार फैंग को अब कोई परवाह नहीं थी। सम्राट दाव की शक्ति उनकी उम्मीदों से परे थी। अपनी शक्ति को विकृत करते हुए वह हजारों विशाल हाथों को जादू से जगा रहा था। उसका मन अपनी सीमा तक बढ़ गया और एक चमकदार रोशनी चू युआन की ओर चमकी, जिसने उसकी धरती को हिला देने वाली मारक चाल को उजागर किया। धमाका! चू युआन ने बस अपने हाथ के पिछले हिस्से से जवाब दिया। थंडर और फायर की शक्ति, थंडर और फायर तकनीक। उसने ग्रेट थंडर तकनीक और ग्रेट फायर तकनीक की शक्ति को मिलाया, एक सर्वनाशकारी आपदा की तरह हमला किया। तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे की? थंडर और फायर तकनीक बहुत भयंकर थी। राजकुमार फैंग को भी चोट लगी, उसकी त्वचा और मांस नष्ट हो गया, उसकी चीखें लगातार आ रही थीं। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ! 2 लाख दिव्य योद्धाओं की चीखों ने स्वर्ग को हिला दिया। मुझे चेंग शाही राजवंश के कुलीन राजकुमार फैंग को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? गति की लहर ने उसे अपना कुछ हिस्सा खोने पर मजबूर कर दिया। उसने चू युआन पर दबाव डालने के लिए अपनी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाया, लेकिन वास्तव में वह पहले ही हार चुका था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, चेंग शाही राजवंश राजकुमार जो मेरे दुश्मन हैं वे सब मर जाएंगे।
चू युआन ने दिव्य प्रभामंडल को बुलाया और उसके सिर पर वार किया। इस 2 सितारा राजवंश में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं अब उससे नहीं लड़ सकता, अन्यथा यहाँ मरने की पूरी संभावना है। राजकुमार फैंग अब डर गया था। चू युआन की छवि बहुत ही प्रभावशाली थी, चेंग राजवंश के शासकों से भी अधिक राजसी। वह चिल्लाया, मुझे मारना असंभव है। मैं वापस आऊंगा और यही तुम्हारा अंत होगा। बंद आकाश, बंद पृथ्वी। जैसे ही राजकुमार फैंग भाग रहा था, दिव्य प्रभामंडल असीम रूप से बढ़ गया और एक दिव्य प्रकाश उस पर चमक उठा। बंद आकाश, बंद पृथ्वी एक डोमेन क्षमता थी। हर कोई देख रहा था कि दिव्य प्रकाश ठोस होता जा रहा था। अपने हमलों के बावजूद मुक्त होने में असमर्थ, राजकुमार फैंग ने खुद को फंसा हुआ पाया। आखिरकार, दिव्य कलाकृति ऐसी चीज थी जिसे 3 सितारा शाही राजवंश भी अपने पास रखने की कल्पना नहीं कर सकता था। दिव्य प्रभामंडल का क्षेत्र छोटा होता जा रहा था। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तुम मुझसे आत्मसमर्पण की उम्मीद नहीं करते। राजकुमार फैंग चिल्लाया, मैंने तुमसे आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा। चू युआन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और दिव्य प्रभामंडल तेजी से सिकुड़ गया और राजकुमार फैंग की गर्दन के चारों ओर कस गया, न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके धरती को हिला देने वाले मन को भी जकड़ लिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? जब मौत करीब आई तो राजकुमार फैंग को आखिरकार समझ में आ गया कि उसे अपना हक चुकाना होगा। उसका गला खराब हो गया, मुर्गे के दम घुटने जैसी आवाजें निकालने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखों से लगता था कि वह और भी धमकी भरे शब्द बोलना चाहता था। हालांकि चू युआन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। एक व्यक्ति उसके पास आया, अपना हाथ बढ़ाकर सीधे उसके चेहरे पर गया, जिससे विनाशकारी मन राजकुमार फैंग की आत्मा पर असर करने लगा। इसने तुरंत उसके सिर को मसल दिया और उसकी आत्मा भी एक पेस्ट में विलीन हो गई। चुप! बेचारा राजकुमार फैंग, जो कभी शक्तिशाली और शीर्ष पर था, अब एक मृत व्यक्ति बन गया। शरीर। विकल्प 1, ग्रेट डेवोर तकनीक के साथ प्रिंस फैंग की शक्ति को अवशोषित करें, 300 भाग्य अंक प्राप्त करें। विकल्प 2, प्रिंस फैंग के मांस और दिव्य आत्मा का उपयोग करके चावल के दिव्य अनाज को जल्दी से उगाएं, 300 भाग्य अंक प्राप्त करें। इस समय चू युआन के सामने 2 अजीबोगरीब विकल्प रखे गए। इस समय चू युआन के सामने 2 दिलचस्प और अजीब विकल्प थे। पहला था इसे खुद खा लेना, दूसरा था इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक युआन चावल की खेती के लिए करना। भले ही मैं अर्ध दिव्य इकाई का सेवन कर लूं, लेकिन इससे मेरे क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिलेगी। इससे सिर्फ और ज्यादा शक्ति एकत्रित होगी। इसके बजाय मैं इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक युआन चावल की खेती के लिए कर सकता हूं, जिससे कुछ अकल्पनीय चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे चू युआन ने दूसरा विकल्प चुना। डिंग! मेजबान ने दूसरा विकल्प चुना और 300 भाग्य अंक प्राप्त किए। इस समय राजकुमार का मांस चू युआन द्वारा विघटित हो गया और उस मिट्टी में समा गया जहां आध्यात्मिक युआन चावल लगाया जा रहा था। इसने एक भयावह लाल रंग की चमक उत्सर्जित की। चू युआन की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय परिवर्तन तेजी से सामने आया। आध्यात्मिक युआन चावल, जिसे आमतौर पर पकने में कई दिन लगते थे, राजकुमार के मांस से पोषित होने के बाद कुछ ही सांसों में अपना बीज निर्माण पूरा कर लेता है। चावल क्रिस्टल जैसे दानों से भरा हुआ था, प्रत्येक दाने मोटे और भरे हुए थे। चावल की खुशबू ने उसकी नाक भर दी। बहुत सुगंधित, अत्यंत सुगंधित। आध्यात्मिक युआन चावल की सुगंध को कुछ बार सूंघने से ही चू युआन को लगा कि उसकी आत्मा स्फूर्तिदायक रूप से तरोताजा हो रही है। एक शक्तिशाली प्राणी के मांस में अधिक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा और रोशनी का अनमोल दिव्य नियम होता है। यह आध्यात्मिक युआन चावल की खेती के लिए एकदम सही है। मैं चावल की बड़ी मात्रा की खेती करने के लिए आवश्यक लंबे समय के बारे में चिंतित था, लेकिन अब इस राजकुमार ने मुझे इतना बढ़िया उपहार दिया है। चू युआन बहुत खुश था। अनाज की कटाई के बाद उसने मांस से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनकी खेती जारी रखी। गति बस आश्चर्यजनक थी। डिंग! मेजबान ने इस घटना को पूरा कर लिया है और 4000 भाग्य अंक, एक आत्मा बीज कन्वर्टर और एक उच्च श्रेणी के दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड प्राप्त किया है। भाग्य अंकों का वर्तमान अधिशेष 6750 है। स्पिरिट सीड कन्वर्टर, 2 परिवर्तन शक्तियों वाला एक विशेष जादुई खजाना। परिवर्तन 1, प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके किसी भी बीज के विकास को तेज करता है। परिवर्तन 2, प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके किसी भी बीज के गुणों को बदलता है। कोई भी बीज केवल एक बार लगाया जा सकता है, जिसके बाद वह प्रचलित हो जाता है। स्पिरिट सीड कन्वर्टर। इस समय सिस्टम स्पेस में एक बड़ा चौकोर पूल दिखाई दिया, जो 2 खंडों में विभाजित था, जो स्पष्ट रूप से 2 परिवर्तन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता था। चू युआन स्पिरिट सीड कन्वर्टर के प्रभावों से दंग रह गया। 2 परिवर्तन शक्तियों, विशेष रूप से दूसरी ने चू युआन को बहुत प्रसन्न किया। वह जानता था कि चावल के बीज साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे और अरबों नागरिकों को फंसाया। इसके अलावा अगर दावू में हर कोई आध्यात्मिक युआन चावल खाता है और चमत्कारी चावल के बीजों के बारे में जान जाता है, तो इसे गुप्त रखना असंभव होगा।
इरादे रखने वाले लोग निश्चित रूप से पता लगा लेंगे। यह महत्वपूर्ण था कि चावल के बीज फैल न जाएं। प्राचीन और शक्तिशाली शाही राजवंश इस बिंदु की सख्ती से रक्षा कर रहा था। उन्होंने अपने दुश्मनों को बीज प्राप्त करने से रोकने के लिए कई तरह के तरीकों पर शोध किया था, लेकिन उनके सभी तरीके थकाऊ और समय लेने वाले थे। चू युआन अभी भी चिंतित था कि आध्यात्मिक युआन चावल के बीज चोरी हो जाएंगे। हालांकि स्पिरिट सीड कन्वर्टर के साथ उसकी चिंताएं दूर हो गईं। वह पहले बड़ी मात्रा में चावल के बीज उगा सकता था, कुछ को आगे की खेती के लिए रख सकता था, उन्हें मूल बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकता था और फिर स्पिरिट सीड कन्वर्टर का उपयोग करके बाकी के गुणों को बदल सकता था। इस तरह उसे अपने आध्यात्मिक युआन चावल की चोरी का डर नहीं होगा। जिस क्षेत्र में मूल चावल के बीज लगाए गए थे उसे दूसरों के लिए अज्ञात स्थान पर रखा जाएगा। मूल रूप से अधिकांश चावल के बीजों की खेती करने में बहुत समय लगता था। हालांकि स्पिरिट सीड कन्वर्टर और राजकुमार के मांस की मदद से वह केवल आधे महीने में बड़ी मात्रा में चावल के बीज काटने में सक्षम था। स्विश स्विश हर जगह नजर आ रहा है। चू युआन ने अब मूल चावल के बीजों को सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया और फिर परिवर्तित बीजों को विशाल शिरा में फैला दिया। महान भक्षण तकनीक, अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा। चू युआन के इर्द गिर्द केंद्रित अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर अभिसरित हुई, फिर सभी दिशाओं में फैल गई। सघन आध्यात्मिक ऊर्जा तरल में बदल गई थी। वह ऊर्जा की खपत की चिंता किए बिना आध्यात्मिक युआन चावल की परिपक्वता को तेज कर रहा था। आध्यात्मिक युआन चावल का सामान्य विकास चक्र 4 महीने का होता है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा घनत्व के स्तर के आधार पर अलग अलग विकास त्वरण होता है। लेकिन चू युआन ने आध्यात्मिक युआन चावल के पहले बैच को केवल 10 दिनों में ही काट लिया था। वफादारी और साहस के ड्यूक, कृपया स्वाद लें। चू युआन ने लू कियानफू को आध्यात्मिक युआन चावल का एक तना दिया। शक्ति। हालांकि आध्यात्मिक युआन चावल कच्चा था, लेकिन यह अंगूर के गुच्छे जैसा लग रहा था। एक दाना खाने के बाद लू कियानफू को लगा कि उसके शरीर का हर छिद्र खुल रहा है, जो समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। चेहरे के भावों में बहुत आश्चर्य दिखाई दे रहा है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए। वह दिव्य अंतर्दृष्टि के दायरे में है। इस तरह का चावल उसे प्रभाव भी महसूस करा सकता है। अनाज जो स्वर्ग को चुनौती देते हैं, राष्ट्र के भारी हथियार, प्राचीन शांत राष्ट्र की जो भी दिव्य कलाकृतियां हैं, उनमें से किसी की भी आध्यात्मिक चावल से तुलना नहीं की जा सकती। दिव्य कलाकृतियां केवल एक व्यक्ति को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक चावल पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकता है। लू कियानफू ने कहा। हालांकि महामहिम ने पहले खपत की परवाह किए बिना आध्यात्मिक चावल की परिपक्वता का आग्रह किया था। खपत की गई ऊर्जा क्रिस्टल की मात्रा संभवतः एक पूरे वर्ष की उपज थी। इस बड़ी नस के 1 साल के खनन से अरबों ऊर्जा क्रिस्टल मिल सकते हैं, जिसका मतलब है कि चू युआन ने अरबों ऊर्जा क्रिस्टल का उपभोग किया। ये सिर्फ ऊर्जा क्रिस्टल की खपत है। मैं सोच रहा था कि दावों को कैसे मजबूत किया जाए और लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। आध्यात्मिक चावल के प्रकट होने से मेरी तात्कालिकता हल हो गई है। चू युआन ने कहा, भविष्य में इस नस का खनन नहीं किया जाएगा। एक आत्मा एकत्र करने वाली सरणी स्थापित करें, पूरी तरह से आध्यात्मिक चावल लगाएं, और मैं झाओ कान को दक्षिणी समृद्ध कबीले से लोगों को इसे प्रबंधित करने और खेती करने के लिए भेजने दूंगा। पानी और लकड़ी की दिव्य क्षमताओं की उनकी खेती सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा मैं एक पवित्र आदेश जारी करूंगा, पूरे देश की नसों के भीतर आध्यात्मिक चावल की खेती करूंगा और फिर इसे देश भर के नागरिकों को वितरित करूंगा। चू युआन के आदेश दिए गए और वज्रपात की तरह निष्पादित किए गए। आध्यात्मिक चावल का पहला बैच नागरिक विभाग के संचालन के तहत प्रत्येक नागरिक को जल्दी से वितरित किया गया। किसी ने भी व्यक्तिगत लाभ के लिए आध्यात्मिक चावल को चोरी करने की हिम्मत नहीं की। चू युआन की महिमा बहुत तीव्र थी, किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। वह एक वास्तविक संप्रभु, एक बेजोड़ संप्रभु है। हालांकि यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक चावल का पहला बैच देश के लोगों के खाने के लिए ही पर्याप्त था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चू युआन के पास एक स्पिरिट सीड ट्रांसफॉर्मर है, जो नसों के भीतर सभी खनन को ऊर्जा क्रिस्टल की खपत के बारे में चिंता न करने का आदेश देता है। राष्ट्र के लोगों को हर दिन खाने के लिए एक चक्र बनाने में केवल 1 से 2 महीने लगेंगे। दावू का 31वां वर्ष, जून। दावू के नागरिकों के लिए यह मार्शल सम्राट का वर्ष है। चू युआन ने युग के नाम का प्रचार नहीं किया, लेकिन सभी नागरिकों ने मार्शल सम्राट के वर्ष को डिफॉल्ट कर दिया। वू राज्य, कियान राज्य, जी राज्य, लव राज्य, शेंग राज्य, दक्षिण पश्चिम राज्य, वानिक्सुआन राज्य और कैंगनान राज्य, कुल 8 राज्य। 2 महीने से अधिक के उच्च तीव्रता वाले ऑपरेशन के बाद अरबों ऊर्जा क्रिस्टल का उपभोग किया गया, अंततः उस स्थिति को संतुष्ट किया जिसमें सभी नागरिक हर दिन खा सकते थे। भोजन लोगों का देवता है। मार्शल कलाकारों को न केवल खाने की जरूरत होती है, बल्कि अच्छी तरह से खाने की भी जरूरत होती है, अधिमानतः ऐसा भोजन जिसे उगाया जा सके। आध्यात्मिक चावल की आपूर्ति ने मार्शल कलाकारों और लोगों की जरूरतों को पूरा किया है। थोड़े समय के लिए खाने के बाद दावू के सभी नागरिकों की शारीरिक फिटनेस में कई स्तरों पर सुधार हुआ और अनगिनत सफलताएं मिलीं।
3 मुहरों का गुण, वर्तमान प्रगति 9.3 बिलियन 50 बिलियन। वानिक्सुआन और कैंगनान राज्यों के लोगों को जोड़ने के साथ दावू की आबादी 9.3 बिलियन तक पहुंच गई थी। राष्ट्र का भाग्य फल फूल रहा है, लोग उबल रहे हैं। यदि ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं जो ऊर्जा का निरीक्षण करने की क्षमता रखते हैं, तो वे देखेंगे कि दावू का भाग्य एक धधकते सूरज की तरह फल फूल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज ऊपर चमक रहा है। उस सूरज के दिल में दावू शाही महल है जहां चुयुआन है, राष्ट्र का केंद्र। लाखों लोगों के दिल बदल गए हैं। चुयुआन न केवल उन्हें पूर्ण बनाता है बल्कि उन्हें एक मजबूत साधना पथ पर चलने में सक्षम बनाता है। वे वर्तमान सम्राट की आज्ञा का पालन या पूजा कैसे नहीं करेंगे। मार्शल सम्राट, मार्शल सम्राट, मार्शल सम्राट। ... प्रत्येक राज्य में राष्ट्र की पूजा वेदियों में लाखों लोग सम्मान से देखते हैं। वे सभी सम्राट की उपाधि पुकार रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि दाव हमेशा समृद्ध और समृद्ध होगा, अनंत विरासत के साथ। इसने जुनून की लहर पैदा की है और भयानक नियति जब हर जगह वेदियों से गुजरती है तो चुयुआन को प्रेषित होती है, एक भयावह शक्ति बनती है। दिव्य क्षमताओं की 10वीं परत। चुयुआन ने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया, मानव सम्राट शास्त्र, मानव विश्वास शक्ति का उपयोग अन्य साधना तकनीकों से बेजोड़ है। आध्यात्मिक चावल खाने के बाद उन लोगों के दिल और दिमाग की शक्ति चरम पर पहुंच गई और अंत में ये चुयुआन पर प्रतिबिंबित हुई। मानव सम्राट इतना शक्तिशाली क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अरबों दुनियाओं, लोगों की सभी आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उससे लड़ना लोगों की सभी जातियों से लड़ना है। राष्ट्रीय नियति और विश्वास। चुयुआन ने राष्ट्रीय नियति के लाभों को समझा। यदि आध्यात्मिक चावल का उपयोग राष्ट्रव्यापी नागरिकों को अच्छी तरह से खिलाने के लिए नहीं किया गया होता तो राष्ट्रीय भाग्य निश्चित रूप से इतना मजबूत नहीं होता। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों को लाभ दिया और सभी जीवित प्राणियों ने उन्हें शक्ति दी। मैं आपको आजीविका प्रदान करता हूं, आप दावू के शाश्वत भाग्य को बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भाग्य अमर है, दावू शाश्वत है। चुयुआन की निगाह में ऐसा लग रहा था कि वह सभी 8 राज्यों को ले रहा था। दावू के उबलते राष्ट्रीय भाग्य को देखते हुए उसकी हथेली पूरी दुनिया को थामे हुए थी। ये दुनिया का तरीका है, सम्राट का तरीका है। मानवता की शक्ति असीम, अनंत है। ऐसा लगता है कि दावू के लोगों को लिंग युआन चावल से खाने के लिए केवल अच्छा चावल मिला है, जिससे चुयुआन को देश के भाग्य को मजबूत करने और दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। लेकिन इसके पीछे एक गहरा महत्व छिपा है। भविष्य में वह लिंग युआन चावल का उपयोग हर बार जब वह किसी शहर या भूमि पर विजय प्राप्त करता है तो लोगों के दिलों को जीतने के लिए कर सकता है और पहले से भी अधिक मजबूत राष्ट्रीय भाग्य प्राप्त कर सकता है। जहां कहीं भी दावू की सैन्य शक्ति पहुंचती है, कठोरता और सौम्यता का संयोजन, कौन हार नहीं मानेगा। मैं लगभग इस बारे में भूल ही गया था। इससे पहले चुयुआन लिंग युआन चावल के मामले में व्यस्त था और एक उच्च श्रेणी के दिव्य आर्टिफैक्ट के लिए उन्नत कार्ड को भूल गया था जिसे सिस्टम ने सिस्टम स्पेस के अंदर उसे पुरस्कृत किया था। मुझे कौन सी दिव्य आर्टिफैक्ट आगे बढ़ानी चाहिए? जैसे ही चुयुआन विचार कर रहा था, दिव्य स्तर के विकल्प एक बार फिर सामने आए। विकल्प 1, मिस्टिक स्पिरिट विंग्स को आगे बढ़ाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट्स पाएं, अतिरिक्त इनाम। विकल्प 2, वॉर आर्मी चेसबोर्ड को आगे बढ़ाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट्स पाएं, अतिरिक्त इनाम। विकल्पों को देखते हुए चुयुआन जानता था कि उसे अतिरिक्त इनाम मिलेगा, चाहे वह कोई भी विकल्प चुने। उसे बस यह नहीं पता था कि अंतिम इनाम क्या होगा। वॉर आर्मी चेसबोर्ड अधिकतम 10 लाख लोगों को बांधता है। अभी वानजुवान और कैंगनान के 2 राज्यों को वश में करने के बाद ये केवल 250,000 लोगों तक बढ़ा है। आखिरकार गॉडली मार्शल आर्मी के लिए चयन सख्त हो गया है। ये स्पष्ट रूप से 10 लाख लोगों की भर्ती करने में इतनी जल्दी नहीं होगा। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स, जिसे चुयुआन सबसे अधिक महत्व देता था, वह था इसके 3 सेकंड का शून्य, एक ऐसी अवस्था जो लगभग अजेय थी। अगर मिस्टिक स्पिरिट विंग्स आगे बढ़ने के बाद अजेय समय को बढ़ा सकते हैं तो इससे मेरी ताकत में बहुत सुधार होगा। चुयुआन ने फैसला किया, मैं मिस्टिक स्पिरिट विंग्स को आगे बढ़ाना चुनूंगा। उसने एक ही समय में मिस्टिक स्पिरिट विंग्स और उच्च श्रेणी के दिव्य आर्टिफैक्ट एडवांस कार्ड को पकड़ लिया। सुनहरे प्रकाश की एक तत्काल चमक गुजरी और मिस्टिक स्पिरिट विंग्स भगवान के असाधारण कार्य के तहत फिर से तैयार किए गए नई विशेषताओं के साथ उसके सामने प्रकट हुए। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स, उच्च श्रेणी की दिव्य आर्टिफैक्ट, मैकेनिकल मास्टर की सही रचना, आकाश में उड़ने और शून्य से गुजरने में सक्षम। एक अलौकिक शक्ति द्वारा फिर से बनाए जाने के बाद गुणवत्ता उन्नत होती है। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स से लैस, ये शून्य को पार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वायत्त रूप से अवशोषित कर सकता है और यदि मन द्वारा संचालित किया जाता है तो गति बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ये तीखे पंखों से सुसज्जित है जो मध्यम श्रेणी के आक्रामक दिव्य आर्टिफैक्ट के बराबर है, जो मध्यम श्रेणी के रक्षात्मक दिव्य आर्टिफैक्ट को फाड़ने में सक्षम है। दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल, एक पल में हजारों मील की दूरी तय करें, खुद को एक घुमावदार शून्य के रूप में प्रकट करें, आत्मा और सामग्री के बल से प्रतिरक्षित रहें।
ये 5 सेकंड तक रहता है। उन्नति के बाद मिस्टिक स्पिरिट विंग्स की विशेषताओं ने चू युआन को निराश नहीं किया, इसमें काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि परिचय में बहुत बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन पहले के 3 सेकंड की अजेयता अब 5 सेकंड हो गई थी। अतिरिक्त 2 सेकंड किसी लड़ाई के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डिंग, होस्ट को 300 डेस्टिनी पॉइंट और एनर्जी क्रिस्टल X1 का अतिरिक्त इनाम मिलता है। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट 7050 पॉइंट। एनर्जी क्रिस्टल, एक क्रिस्टल जो मैकेनिकल मास्टर द्वारा बनाई गई ऊर्जा को संग्रहित करता है। इसका उपयोग मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के साथ किया जा सकता है। चू युआन ने देखा कि यह एक पवित्र सुनहरा क्रिस्टल था, जो मिस्टिक स्पिरिट विंग्स पर लगे क्रिस्टल से अलग नहीं था। अपग्रेड के बाद मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के पंखों के कनेक्शन क्षेत्र पर क्रिस्टल रखने के लिए एक अतिरिक्त स्लॉट था। यह मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के लिए खास तौर पर बनाया गया था। चू युआन ने क्रिस्टल को स्लॉट में डाल दिया। हालांकि विशेषताएं नहीं बदली। एक अतिरिक्त क्रिस्टल के साथ चू युआन 24 घंटों के भीतर 2 बार 5 सेकंड की अभेद्यता शून्यता की स्थिति को सक्रिय कर सकता था। वह इसे 5 सेकंड के लिए 2 बार कर सकता था। मेरे पास अभी भी 7000 से ज्यादा डेस्टिनी पॉइंट हैं। चू युआन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। भाग्य बिंदुओं का उपयोग केवल छोटे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है और उच्च क्षेत्रों पर हमला करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब मैं दिव्य तोप के लिए रिफ्रेश कर रहा था, तब मैंने लेवल 1 आर्मर्ड फ्लाइंग बोट बनाने का खाका देखा था। अब मैं इसे खरीद सकता हूँ। चू युआन ने 5000 भाग्य बिंदु खर्च किए और लेवल 1 आर्मर्ड फ्लाइंग बोट का खाका खरीदा। लेवल 1 आर्मर्ड फ्लाइंग बोट का खाका खरीदने के बाद ही चू युआन को वास्तव में झटका लगा। यह एक विशाल जहाज था, जो उस विमानवाहक पोत जैसा था जिसे उसने पार करने से पहले देखा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था। आर्मर्ड फ्लाइंग बोट की सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, यहाँ तक कि एक दिव्य तोप भी इसे भेदने के लिए संघर्ष करेगी। ये दिव्य तोप की बमबारी के कई दौर का सामना भी कर सकती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक बार जब ये बख्तरबंद उड़ान नाव पर्याप्त जादुई क्रिस्टल से सुसज्जित हो जाती है, तो यह न केवल समुद्र पर नौकायन कर सकती है, बल्कि युद्ध के किले की तरह आकाश में भी उड़ सकती है, जिसे सामान्य स्वामी नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं और आकार एक आश्चर्यजनक लागत के साथ आते हैं। इसका निर्माण दिव्य तोप से अलग नहीं है, और इसमें लोहे और उल्कापिंड के महीन सोने का भी उपयोग किया जाता है। हालांकि उल्कापिंड के महीन सोने की आवश्यकता कम से कम 1 लाख कैटी से शुरू होती है, जो सबसे खराब परिणाम देगी। इसमें मिलाए जाने वाले उल्कापिंड के महीन सोने की मात्रा चू युआन खुद तय कर सकता है। ये दिव्य क्रॉसबो एरो के समान है। वह 1 मिलियन कैटी, 10 मिलियन कैटी, 1 बिलियन कैटी या यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से उल्कापिंड के महीन सोने से बना सकता है। चू युआन ने शुरू में सोचा था कि शांत राष्ट्रीय प्राचीन शहर से प्राप्त उल्कापिंड के महीन सोने की बड़ी मात्रा के साथ वह लंबे समय तक पर्याप्त होगा, लेकिन सोने को निगलने वाले विशालकाय बख्तरबंद उड़ने वाली नाव के सामने ये पर्याप्त नहीं है। इसे बनाया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम राज्य समुद्र से सटा हुआ है। बख्तरबंद उड़ने वाली नाव के साथ वह संसाधनों को लूटने के लिए विशाल समुद्र में जा सकता है। इसके अलावा चू युआन के मुख्य कार्यों में से एक समुद्री साम्राज्य को जीतना है। एक बार जब यह चीज सफलतापूर्वक बन जाती है, तो दावू एक नौसैनिक बल बना सकता है और ब्लैक वाटर आर्मी का प्रोटोटाइप बन सकता है। चू युआन चरित्र में संकोची नहीं था। सिस्टम स्पेस में पहले से ही बड़ी मात्रा में उल्कापिंड के महीन सोने और लोहे को रखा गया था, इसलिए उसने तुरंत निर्माण करना शुरू कर दिया। बख्तरबंद उड़ने वाली नाव की विशालता के कारण सिस्टम के निर्माण की गति बहुत तेज नहीं थी। चू युआन भी जल्दी में नहीं था। मुझे देखने दो कि स्टोर में कौन सी अच्छी चीजें हैं। चू युआन ने रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया। पेज एकदम नया था। एक मध्यम श्रेणी का हीलिंग पोशन। चू युआन ने उसी पन्ना हरे रंग के पोशन से भरी एक बोतल देखी। मध्यम श्रेणी का हीलिंग पोशन, स्पिरिट इन्फ्यूजन दायरे और उससे नीचे की चोटों सहित सभी चोटों को ठीक करने में सक्षम। इसे खरीदने के लिए 500 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी अच्छी वस्तु है, मुझे एक बोतल खरीदनी चाहिए। चू युआन ने मध्यम श्रेणी का हीलिंग पोशन खरीदने के लिए 500 डेस्टिनी पॉइंट खर्च किए। हालांकि उसे अभी इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार खरीद लेने के बाद भविष्य में जब वह स्टोर को रिफ्रेश करेगा, तो मध्यम श्रेणी का हीलिंग पोशन खरीदी गई वस्तु सूची में दिखाई देगा। शेष 1450 डेस्टिनी पॉइंट्स को देखते हुए चू युआन खुद को ये कहते हुए रोक नहीं पाया कि भले ही डेस्टिनी पॉइंट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उसके पास चाहे जितने भी हों, वे उसके खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। न केवल उनका उपयोग दायरे को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि उनका उपयोग आइटम खरीदने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे उसे अक्सर पॉइंट्स की कमी हो जाती है। महाराज, चेयरमैन जी आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बहुत ज़रूरी काम है, नपुंसक वेई ने कहा। ओह, यह महिला मुझसे फिर से क्यों मिलना चाहती है? इतनी ज़रूरी क्या है? हालांकि चू युआन ने मना नहीं किया। उसने पूछा, चेयरमैन जी को अंदर आने दो।
कुछ ही देर बाद जी फुलिंग जल्दी से शाही अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। चेयरमैन जी को इतनी जल्दी में देखकर मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। बोलिए, जब तक मैं मदद करने में सक्षम हूं, मैं मना नहीं करूंगा। आखिरकार चू युआन को जी फुलिंग से बहुत सारे लाभ मिले थे। महामहिम बुद्धिमान हैं, मुझे वास्तव में कुछ मांगना है, लेकिन यह मांगना मेरे लिए नहीं है। यह मेरे अनंत वाणिज्य के बुजुर्ग हैं जो कुछ मांगना चाहते हैं। वे 5 सितारा शाही राजवंश के निलंबित विभाग से बहुत दूर से आए हैं। जी फुलिंग ने कहा, 5 सितारा शाही राजवंश विभाग के बुजुर्ग मुझे ढूंढने आ रहे हैं। चू युआन की निगाहें झिलमिला उठीं। ठीक है, तो चेयरमैन जी के सम्मान के कारण मैं मना नहीं कर सकता। चलो एक बार उनसे मिलते हैं। उन्हें महल में प्रवेश करने दो। शाही महल के बाहर इस समय 7 या 8 गणमान्य व्यक्ति बेसब्री से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक स्वर्णिम वस्त्र पहने हुए ईश्वर की झलक के दायरे में पहुंच चुके थे। विशेष रूप से अग्रणी बुजुर्ग ने एक उज्ज्वल दीपक की तरह एक उज्ज्वल आभा बिखेरी जो किसी भी अंधकार को दूर कर रही थी। उसने भयानक रूप से ईश्वर की रोशनी के दायरे को प्राप्त किया था। ईश्वर की झलक, ईश्वर की रोशनी, ईश्वर का आच्छादन, ईश्वर की स्थिति, ईश्वर का मार्ग, शून्य ईश्वर, सच्चा ईश्वर, दिव्य ईश्वर। ईश्वर की रोशनी दिव्य दायरे का दूसरा चरण है, एक अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति जो केवल 3 सितारा शाही राजवंशों में दिखाई देता है। उनके कपड़ों पर अनंत ट्रेडिंग कंपनी शब्द सोने में उकेरे गए थे, एक प्रमुख स्थान पर उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करते हुए। यह मार्शल सम्राट दाओ बहुत नाटक करता है। हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं और फिर भी हमें बुलाए जाने के लिए यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यदि कोई अन्य राजवंश होता तो वे अब तक इंपीरियल सिटी के बाहर हमसे मिल चुके होते। यहाँ तक कि जी फुलिंग को भी पहले जाकर मिलने का अनुरोध करना पड़ा। मेरे पुराने विचार में हमें सीधे अंदर जाना चाहिए। हम 5 स्टार शाखा से व्यक्तिगत रूप से आए हैं, उन्हें पहले से ही इसे एक बड़ा सम्मान मानना चाहिए। बुजुर्गों में से एक आश्चर्यजनक रूप से ईश्वरीय प्रकाश क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ गया था। समूह में दूसरा सबसे मजबूत था। उसका स्वर असंतोष से भरा था और जैसे ही उसने दाव के शाही महल की ओर देखा, वह बहुत घमंडी, यहाँ तक कि थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। जी फुलिंग के विचार भी उचित हैं। हाल ही में दाव ने हमें बड़ी संख्या में दिव्य अमृत प्रदान किए हैं। तुरंत किसी ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपने सुना है? कुछ महीने पहले दावू में एक खदान में एक प्राचीन खंडहर दिखाई दिया। उस समय बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग, जिनमें गॉड ग्लिम्स के शिखर पर मौजूद लोग भी शामिल थे, वहां गए थे। लेकिन अंत में वे सभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए, कोई भी वापस नहीं लौटा। क्या आप कह रहे हैं कि वे लोग पहले ही मर चुके हैं और वे दावू के हाथों मारे गए? किसी ने चौंक कर कहा, मैंने यह बात राहगीरों से सुनी है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि यह मार्शल सम्राट दावू बहुत शक्तिशाली है, उसके साधन निर्दयी और दबंग हैं और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सावधान रहना बेहतर है। बेतुका, ये कैसे संभव है? मुझे पता है कि पिछले साल तक दावू एक सितारा राजवंश था। वू जियान नामक लगातार अहंकारी बुजुर्ग ने कहा, बड़े चेन, ईश्वर की रोशनी के आपके शक्तिशाली शरीर के साथ 3 सितारा शाही राजवंश के शासकों को भी आपसे विनम्रता से मिलना और अभिवादन करना होगा। दावू का ये शासक वास्तव में बहुत खास है। बड़े चेन ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कहा, क्या आपने आने से पहले यह महसूस नहीं किया? दावू की राष्ट्रीय शक्ति एक भट्टी की तरह है जो फल फूल रही है और बढ़ रही है। लोगों के दिल एकजुट हैं, वे मार्शल सम्राट की जय जयकार करते हैं। मैंने एक्सपेंस इंपीरियल राजवंश में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। केवल इस बिंदु के आधार पर मुझे पता था कि वह सरल नहीं है। इसके अलावा दावू के नागरिक जो चावल खाते हैं वह साधारण नहीं है, इसे स्पिरिट ग्रेन चावल कहा जाता है। राष्ट्रीय भाग्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह अभी भी सिर्फ 2 सितारा राजवंश है। वू जियान ने ठंडे स्वर में कहा, विस्तार शाही राजवंश में भी क्रिस्टल अरोमा चावल होता है, क्या इसकी तुलना की जा सकती है? मैंने भी क्रिस्टल अरोमा चावल का स्वाद चखा है, लेकिन ये स्पिरिट ग्रेन चावल से बहुत पीछे है। अगर इसे मुख्यालय में भी रखा जाए तो ये बहुत कीमती होगा। मैंने जी फुलिंग से भी कुछ खरीदने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वे बीज नहीं बेचते हैं और वे केवल कुछ पके हुए अनाज ही देते हैं। एल्डर चेन ने अपना सिर हिलाया। दावू बाजार में चावल पूरी तरह से पका हुआ, छिलका रहित चावल है। भले ही वे कुछ बीज खरीदने के लिए भाग्यशाली रहे हों, वे उन्हें केवल एक मौसम के लिए ही उगा सकते थे। स्पिरिट सीड कन्वर्टर के बिना वे खुद बीजों का प्रजनन नहीं कर सकते थे। सम्मानित बुजुर्गों, महामहिम ने आप सभी को आमंत्रित किया है। यूनुचवेई के मार्गदर्शन में एक्सपेंस इंपीरियल राजवंश के ये बुजुर्ग एक के बाद एक शाही महल में प्रवेश करते हैं, चू युआन से मिलने के लिए इंपीरियल स्टडी में आते हैं। आप सभी ने लंबी दूरी तय की है, मैं अपने खराब स्वागत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चेयरमैन जी के अनुसार आप सभी को मेरी मदद मांगने का कुछ काम है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा।
सीधे सीधे कह दीजिए, अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चू युआन शाही सिंहासन के ऊपर बैठा था, अनंत ट्रेडिंग कंपनी के इन बुजुर्गों को देख रहा था। उसकी निगाह एल्ड चेन पर टिकी थी, जो ईश्वरीय रोशनी के दायरे में था। एल्ड चेन को देखकर, क्या तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो? वू जियान अंदर से बहुत असहज था। वे उच्च सम्मान में रखे जाने के आदी थे। जब वे अन्य 2 सितारा शाही राजवंशों में गए तो उन्हें धन के देवता के रूप में पूजा जाता था। अन्यथा, यदि अनंत ट्रेडिंग कंपनी नाराज हो गई और सीधे अपनी शाखा वापस ले ली, तो वे उन शाही राजवंशों के भीतर व्यापार करना बंद कर देंगे। लेकिन चू युआन इतना उदासीन तुरंत उसे असहनीय महसूस कराया। मार्शल सम्राट दावू, मैं अनंत ट्रेडिंग कंपनी से विस्तार शाखा का एल्ड चेन हूँ। एल्ड चेन ने अपना परिचय दिया। मैंने सुना है कि महामहिम दिव्य अमृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके कीमिया क्षेत्र को देखने आया था। सही है, मैं वास्तव में दिव्य अमृत को परिष्कृत कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि आप अमृत उत्पादन में मेरी सहायता करने के लिए मुझसे पूछने आए हैं। चू युआन ने कहा, बिल्कुल, मैं इस बार यह जानने के लिए यहाँ आया था कि क्या महामहिम 1000 दिल के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। एल्ड चेन ने कहा, ओह, 1000 दिल का अमृत। चू युआन ने ताई गोली भट्टी में 1000 दिल के अमृत की खोज की और वास्तव में इसे पाया। फिर उसने कहा, 1000 दिल का अमृत एक शीर्ष श्रेणी का दिव्य अमृत है, जिसका नाम इस कारण रखा गया है क्योंकि प्रत्येक गोली में हजारों छोटे छिद्र होते हैं। इस गोली का सबसे बड़ा प्रभाव ईश्वरीय प्रकाश क्षेत्र में उन लोगों की सहायता करना है जो अगले क्षेत्र में अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। महामहिम इस 1000 दिल के अमृत के बारे में भी जानते हैं। एल्ड चेन को लगा कि उन्हें सही व्यक्ति मिल गया है और उन्होंने कहा, हालांकि 1000 दिल का अमृत एक शीर्ष श्रेणी का दिव्य अमृत है, लेकिन इसे परिष्कृत करने में इसकी जटिलता और कठिनाई की तुलना कुछ बेहतर दिव्य अमृत से की जा सकती है। बिना किसी छुपे, मैंने ट्रेडिंग कंपनी में कई को परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे। मैंने फूलिंग से सुना कि महामहिम मदद कर सकते हैं और इसलिए मैं यहाँ कोशिश करने आया हूँ। उच्च श्रेणी के दिव्य अमृत को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है। जो कोई भी विस्तार डोमेन में दिव्य अमृत को परिष्कृत कर सकता है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विशेष रूप से 1000 हृदय अमृत, जिसकी एक बहुत ही परिष्कृत शोधन विधि है। लगातार विफलताओं ने एल्ड चेन को कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने इसे अंतिम प्रयास देने पर विचार किया। यह कोई समस्या नहीं है, मैं मदद कर सकता हूँ। चू युआन ने सिर हिलाया। 1000 हृदय अमृत का हल्का औषधीय प्रभाव होता है, जिसका उपयोग न केवल ईश्वर की झलक क्षेत्र में बल्कि ईश्वर की रोशनी में रहने वाले लोग भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग इतने ज्यादा खर्चीले नहीं होते कि वे ईश्वर की झलक क्षेत्र में 1000 हृदय अमृत का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा, आवंटन के बारे में, मैं 7 लूंगा और आप प्रत्येक भट्टी से 3 लेंगे, चाहे कितने भी अमृत का उत्पादन हो, अनुपात एक ही होगा। अध्यक्ष जी ने आपको पहले ही इसका उल्लेख किया होगा। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास एक सबसे बड़ी समस्या है। वू जियान ने फिर से कहा, अमृत उत्पादन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आकस्मिक रूप से किया जा सके। 1000 दिल के अमृत जैसा अमृत, जिसे हमारी विस्तार शाखा के लिए भी बनाना मुश्किल है। आपको इतना विश्वास कहाँ से मिला कि आप इसे निश्चित रूप से परिष्कृत कर सकते हैं? क्या दावू के पास इतना कुशल कीमियागर है? अगर यह विफल हो जाता है तो सुरक्षा कारणों से हम देखना चाहेंगे कि आप इसे कैसे परिष्कृत करते हैं। ये सुनकर एल्ड चेन ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाल ही में दावू ने उन्हें बहुत सारे दिव्य अमृत प्रदान किए थे, जैसे कि वे नकल किए गए हों, जिससे उन्हें बहुत संदेह हुआ। दावू में आने पर उनका एक उद्देश्य ये भी था, जो ये देखना था कि चू युआन अमृत को कैसे परिष्कृत करता है। हास्यास्पद, अगर मैं असफल हो गया तो मैं आपको सामग्री के लिए मुआवजा दे सकता हूँ। चू युआन ने उदासीन स्वर में कहा, इसके अलावा मेरी कीमिया प्रक्रिया हमेशा गुप्त रूप से आयोजित की गई है। आपको बस यहाँ प्रतीक्षा करने और अंत में अमृत इकट्ठा करने की जरूरत है। ये सभी मांगें कहाँ से आती हैं? ओह, तो आप हमें दिखाने से डरते हैं। उस स्थिति में मुझे डर है कि यह सौदा पूरा नहीं हो सकता है। वू जियान ने कहा, दिलचस्प, कितना दिलचस्प। आपके शब्दों ने मुझे लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं ही आपसे अमृत को परिष्कृत करने के लिए विनती कर रहा था। मत भूलना, इस बार यह आप ही हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। यदि आप परिष्कृत नहीं करना चाहते हैं, नपुंसक वेई, कृपया उन्हें बाहर निकाल दें। आप सभी दावों को छोड़ सकते हैं। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने अमृत को परिष्कृत करने के लिए ताई पिल्फनेस का उपयोग किया। 100% सफलता दर के साथ उनकी सेवा करने वाले कीमियागर जैसी कोई चीज नहीं है। अगर उन्हें उस पर भरोसा नहीं था तो चू युआन ने उन्हें मजबूर करने की जहमत नहीं उठाई। इस समूह के साथ बहस करना व्यर्थ था। सबसे मजेदार बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी के लोग ही अमृत को परिष्कृत करने में मदद के लिए उससे पूछ रहे थे, है न? चू युआन के शब्दों पर अनंत व्यापार संघ के बुजुर्गों के चेहरे तुरंत नाटकीय रूप से बदल गए, यहाँ तक कि एल्ड चेन ने भी आश्चर्य से चू युआन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू युआन इतना सख्त होगा, सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वे अनंत व्यापार संघ के बुजुर्ग हैं।
उनकी स्थिति प्रतिष्ठित है और यहाँ तक कि 1 या 2 सितारा शाही राजवंश भी ऐसे लोगों को आमंत्रित करने के लिए संघर्ष करेंगे। दावू में उनकी उपस्थिति पहले से ही चू युआन के प्रति बहुत सम्मान दिखा रही थी। वास्तव में हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। एल्डर चेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। अगर आप सहमत कट का 1% परिष्कृत करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 1000 दिल के अमृत की सामग्री कीमती है। मैंने दशकों में केवल कुछ दर्जन भट्टियों के बराबर सामग्री एकत्र की है और मेरे पास केवल 3 और भट्टियों के लिए पर्याप्त सामग्री बची है। विफलता की कीमत असहनीय है। एक कीमियागर के रूप में मुझे भी इसका कुछ अनुभव है। अगर आपके देश में एक मजबूत कीमिया टीम है तो मैं आपकी तरफ से सहायता कर सकता हूं। अगर वह लगातार 10 से ज्यादा भर्तियों में विफल नहीं होता और यह नहीं जानता कि दाओ अनंत व्यापार संघ के साथ सहयोग करके बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत का उत्पादन करने में सक्षम था, तो वह 2 सितारा शाही राजवंश में नहीं आता। मुझे सामग्री दो, तुम्हें अमृत जरूर मिलेगा। शोधन प्रक्रिया गोपनीय है। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे लगता है कि वह ईमानदार नहीं है। बाद में वह ये कहकर बहाने बना सकता था कि शोधन विफल हो गया, सामग्री का उपभोग कर सकता था और हम अभी भी अंधेरे में रहेंगे। एल्डर चेन, मेरा मानना है कि उनके पास 1000 दिल के अमृत को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है। उनके साथ अपना समय क्यों बर्बाद करें? वू जियान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वास्तव में मैं देख भी नहीं सकता। एल्डर चेन का स्वर और भी उदास हो गया। मेहमानों को बाहर जाने दो, चू युआन ने कहा। चूंकि हम सहमत नहीं हो सकते, इसलिए हम तुम्हें नहीं रखेंगे। यह अफसोस की बात है, तुम्हारे पास 1000 दिलों का अमृत पाने का अवसर था, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। 1000 दिलों के अमृत के अलावा हम दूसरे व्यापार के बारे में भी बात कर सकते हैं। एल्डर चेन बहुत निराश थे। उन्होंने चू युआन पर अपनी उम्मीदें नहीं रखीं और कहा, मैंने देखा है कि आपके देश में इस्तेमाल होने वाला लिंगयुआन चावल बहुत अच्छा है। मैं कुछ खरीदना चाहूंगा। इस बार उनके आने का असली उद्देश्य लिंगयुआन चावल था, अमृत नहीं। क्या आपकी नज़र हमारे लिंगयुआन चावल पर है? चू युआन ने कहा, बेशक। चाहे वह औषधीय सामग्री हो, कानून के क्रिस्टल हो या यस्क, जब तक दाओ इसका इस्तेमाल कर सकता है, मैं सभी व्यापार स्वीकार करूंगा। आपके अनंत व्यापार संघ के चैनलों की मदद से मैं 2 महीने के भीतर पहला बैच वितरित कर सकता हूं। एक बात और जोड़नी है, मुझे चावल बोने के लिए बीज चाहिए, तैयार चावल नहीं। एल्डर चेन ने कहा, बेशक, जब लाभ की बात आती है तो हम आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे। ओह, चू युआन मुस्कुराया। हमारे अनंत व्यापार संघ में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एल्डर चेन ने आगे कहा, बहुत बढ़िया सोचा। कीमिया के बहाने मेरे पास आने से आपका असली लक्ष्य लिंगयुआन चावल के बीज हैं। इस बिंदु पर मैं सहमत नहीं हूं। तैयार चावल बड़ी मात्रा में आपूर्ति किया जा सकता है, लेकिन चाहे आप कितनी भी कीमत चुकाएं, बीज उपलब्ध नहीं होंगे। चू युआन ने संकोच नहीं किया और दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। चावल के बीज क्या हैं? वे एक देश की सच्ची दिव्य कलाकृति हैं, जो हजारों पीढ़ियों तक पारित होने के लिए पर्याप्त हैं। वास्तव में ये संभव नहीं है। एल्डर चेन के चेहरे पर अचानक कुछ उदास भाव आ गए। सम्राट दावू, मना करने में इतनी जल्दी मत करो, हमने बात पूरी नहीं की है। वू जियान और एल्डर चेन ने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ निश्चय दिखाया। हमें चावल के बीज दे दो और दावू भविष्य में हमारे अनंत व्यापार संघ का सबसे बड़ा भागीदार बन जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो यह व्यापार संभव नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है, संभव नहीं हो सकता? चू युआन ने कहा। हे, स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है दावू शाखा को वापस लेना, दावू को काली सूची में डालना, दावू के साथ सभी व्यापारों पर प्रतिबंध लगाना, ताकि तुम कोई युद्ध सामग्री प्राप्त न कर सको और अन्य छोटे व्यापार संघों को भी तुम्हारे साथ सहयोग करने से रोकना। वू जियान ने अपनी बाहें मोड़ ली और अर्थपूर्ण ढंग से चू युआन को देखा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में कोई धमकी नहीं, बस एक तथ्य बता रहा हूं। ये बीज बहुत कीमती हैं, यहाँ तक कि भव्य शाही राजवंश में भी इन्हें पाना मुश्किल है। अगर अनंत व्यापार संघ इन्हें वितरित करता है तो तुम्हें मिलने वाले लाभ और भी अधिक होंगे। वू जियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यदि आप सोने की खान की रखवाली करते हैं तो आपके पास इसकी रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। महामहिम, इस पर विचार करें। एल्डर चेन, जी फूलिंग घबरा गया। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम खुद करें। एल्डर चेन ने कड़ी फटकार लगाए। विकल्प 1, अनंत व्यापार संघ की शर्तों से सहमत हो, उन्हें रखें और 300 भाग्य अंक प्राप्त करें। विकल्प 2, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो चले जाएं, किसी भी धमकी से न डरें, 300 भाग्य अंक प्राप्त करें। ठीक है, जैसा आप चाहें, मुझे सबसे कम डर धमकियों का है। अनंत दुनिया में आपके अनंत व्यापार संघ के अलावा और भी व्यापार संघ हैं। नपुंसक वेई, मेरे लिए एक फरमान तैयार करें। अनंत व्यापार संघ को दावू से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और उसे फिर कभी अपनी उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
चू युआन ने कहा, मेरे साथ धमकी का खेल खेलो और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। डिंग, मेजबान ने दूसरा विकल्प चुना है और 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 1700 पॉइंट। क्या तुम? चू युआन के दृढ़ शब्दों को सुनकर एल्डर चेन हैरान रह गए कि चू युआन ने बातचीत भी नहीं की और तुरंत अनंत वाणिज्य शाखा के साथ संबंध तोड़ दिए। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। जहां भी अनंत वाणिज्य मौजूद था वह समृद्धि लेकर आया। अनंत वाणिज्य के बिना व्यापार खत्म हो गया। अनंत वाणिज्य फिर कभी दावों में पैर नहीं रखेगा। एल्डर चेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे भी गर्व की अनुभूति हुई। उसे 2 सितारा राजवंश के बाजार की विशेष चिंता नहीं थी। मूल रूप से जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करते रहे तब तक सब कुछ बातचीत योग्य था। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ अधिशेष आपूर्ति का व्यापार करने में खुश हूं जब तक कि यह मेरे दाव लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। दुर्भाग्य से न केवल तुम आत्मा तत्व चावल नहीं पा सकते बल्कि तुम ये हॉट पिल भी नहीं पाओगे। चू युआन ने उन पर चंचलता से नजर डाली, अपनी उंगलियों में 1000 छोटे छोटे छेदों से भरी एक गोली पकड़ी जो बालों के एक रेशे से भी छोटी थी। ये हॉट पिल थी। उसे शांत साम्राज्य के प्राचीन शहर में कई कीमती औषधीय सामग्री मिली थी जिसमें हॉट पिल को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री भी शामिल थी। हॉट पिल। एल्डर चेन की सांस तेज हो गई। अचानक उन्होंने कहा, तुम्हें हॉट पिल कैसे मिली? क्या मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत है? चू युआन ने तिरस्कार के साथ कहा, मुझे हॉट पिल दो और मैं जो कुछ भी कहा है उसे वापस ले लूंगा। एल्डर चेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युआन के पास रेडीमेड हॉट पिल है। ये वह अमृत था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जो हो गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता। कोई बिना सावधानी के खा सकता है लेकिन कोई बिना सावधानी के बोल नहीं सकता। चू युआन के बोलते ही एक दबंग शाही शक्ति ने उसके शाही अध्ययन कक्ष को घेर लिया। एल्डर चेन दिव्य प्रकाश क्षेत्र की अपनी शक्ति दिखाना चाहता था लेकिन इस दबाव में उसे अपनी शक्ति को निर्देशित करने में असमर्थता महसूस हुई। उसकी आंखों में पागलपन धीरे धीरे कम हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह दावों में स्थिति का फायदा नहीं उठा सकता। ठीक कहा, जो हो गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता। मैं इसे याद रखूंगा। एल्डर चेन ने नाराजगी से जवाब दिया, चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं। हम ऐसे ही जा रहे हैं। वो जियान अनिच्छुक लग रहा था। जाओ, अब से अनंत वाणिज्य दावों के साथ सभी व्यापार को तोड़ देगा। एल्डर चेन ने ठंडे स्वर में कहा, जी फुलिंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे कुछ कहना है। जी फुलिंग ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे दावू छोड़ने के बाद मैं तुम्हें दूसरी 2 सितारा शाखा में रखूंगा। एल्डर चेन ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बहुत निराश हूं, बहुत निराश हूं। शुरू में यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार था, ठीक वैसे ही जैसे पहले जब महामहिम और मैं लंबे समय तक सहयोग करते थे, हमेशा बहुत खुशी से। लेकिन बड़ों के अहंकार ने इस सुखद सहयोग को समाप्त कर दिया। यह मुझे निराश और हताश करता है। जी फुलिंग ने निराश होकर उत्तर दिया। उसने जो शानदार व्यवस्था की थी उसे इन बड़ों ने बर्बाद कर दिया। वह अंदर से बहुत क्रोधित थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेशकीमती संपत्ति को दूसरे लोग रौंद रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? एल्डर चेन ने नाखुश होकर कहा, चूंकि तुमने मेरी दावू शाखा को बंद करने का फैसला किया है इसलिए मेरे रहने का कोई कारण नहीं है। जी फुलिंग अचानक चू युआन की ओर मुड़े। महाराज ने एक बार वादा किया था कि अगर मैं इन्फिनिटी कॉमर्स छोड़ दूं तो आप मुझे रसद और आपूर्ति का प्रभारी पद देंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वादा अभी भी कायम है। जैसे ही जी फुलिंग ने बात की, यह एक हिंसक तूफान की शुरुआत की तरह था, खासकर एल्डर चेन और अन्य लोगों के लिए जिनके चेहरे प्रतिक्रिया में पीले पड़ गए। वे कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जी फुलिंग अनंत वाणिज्य गिल्ड को छोड़कर लॉजिस्टिक सुपरवाइजर के रूप में दावों में शामिल होने पर विचार कर रही थी, जिस पद से वह एक मार्शल संप्रदाय की सहायता करेगी। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था। आखिरकार अनंत वाणिज्य गिल्ड का अनंत दुनिया भर में व्यवसाय था, एक ऐसा पद जो लॉजिस्टिक सुपरवाइजर की तुलना में कहीं अधिक सम्मानजनक है। बेशक, चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे वादे हमेशा के लिए हैं। दावू में रहना आपको अनंत वाणिज्य गिल्ड के साथ जारी रखने की तुलना में कहीं बेहतर भविष्य प्रदान करेगा। आपको कोई पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद महामहिम, मुझे अपने साथ रखने के लिए, जी फुलिंग ने उत्तर दिया। एल्डर चेन ने गंभीरता से कहा, जी फुलिंग, अगर तुम वाकई जाने के बारे में सोच रही हो तो इस बारे में सावधानी से सोचो। मैं तुम्हें शक्तिशाली शाही राजवंश के भीतर 2 सितारा शाखा के अध्यक्ष का पद दे सकता हूं जो तुम्हारे वर्तमान पद से ऊंचा है। मेरा निर्णय अंतिम है और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जी फुलिंग दृढ़ थी। दाव मुझे अनंत वाणिज्य संघ से बेहतर लगता है और मैं तुमसे बहुत निराश हूं। वह एक तेज तर्रार महिला थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी वर्तमान स्थिति केवल उसकी क्षमताओं के कारण नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीनों में चू युआन द्वारा उसे प्रदान किए गए दिव्य अमृत की विशाल मात्रा के कारण है।
दिव्य अमृत के बिना वह अंततः महत्वहीन हो जाएगी, अंततः अनंत वाणिज्य संघ के भीतर उसे भुला दिया जाएगा। एल्डर चेन का वादा क्या था? सड़क किनारे की घास के बराबर भी नहीं। वह चू युआन पर अधिक भरोसा करती थी। इसके अलावा उसने दाव की समृद्धि को देखा था और वह भावुक हो गई थी। अंत तक एक ही मार्ग पर चलना सबसे अच्छा लगा। बहुत अच्छा, चूंकि आप यही चाहते हैं, इसलिए हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। एक बुजुर्ग के रूप में मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वह दिन नहीं देखूंगा जब आप घुटनों के बल पर मेरे पास भीख मांगने आएंगे। एल्डर चेन की अभिव्यक्ति एक भयावह भौं में बदल गई। अपनी आस्तीन को लहराते हुए और एक नाराज नज़र के साथ वह मुड़ा और रॉयल पैलेस से बाहर चला गया। आज मेरी गलती थी। मुझे लगा कि एल्डर चेन और अन्य लोग सिर्फ कीमिया के लिए आपकी महिमा से मदद मांगने आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका असली लक्ष्य स्पिरिट युआन राइज था और उन्होंने दाव की शाखा को हटाकर आपकी महिमा को अनंत वाणिज्य गिल्ड को नाराज करने के लिए मजबूर किया। जी फुलिंग, ये सुंदर और चतुर महिला पछतावे से भरी दिख रही थी। अगर एक अनंत वाणिज्य गिल्ड भी मेरे पास उपलब्ध संसाधनों के साथ चला जाता है, तो क्या आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को न पाकर डर जाऊंगा जिसके साथ मैं व्यापार कर सकूं? इस पर ज्यादा मत सोचिए। हालांकि चू युआन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा हमने दावू की एक शाखा खो दी, लेकिन बदले में हमें एक सक्षम और बुद्धिमान रसद पर्यवेक्षक मिला। ये व्यापार सार्थक था। मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है। महाराज, क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? जी फुलिंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैं कभी मजाक नहीं करता, चू युआन ने उससे कहा। दावू के एक विषय के रूप में मैं, जी फुलिंग, स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ दावू को समर्पित कर दूंगा, जिसमें मेरा जीवन भी शामिल है। जी फुलिंग ने गंभीरता से कहा, महाराज, भले ही अनंत वाणिज्य गिल्ड ने अपनी शाखा वापस ले ली हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अकेले ही बड़े पैमाने पर संचालन कर सकते हैं। वास्तव में अनंत दुनिया में कई अन्य लोग हैं जो बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकते हैं। चू युआन ने कहा, महाराज, आप अनंत दुनिया के बारे में जानते हैं। जी फुलिंग आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने कहा, ये सही है। अनंत वाणिज्य संघ के अलावा क्यानकुन वाणिज्य और डिंग शेंग वाणिज्य के भी अनंत दुनिया में फैले हुए व्यवसाय हैं। लेकिन एक और 2 सितारा शक्तियों पर अनंत वाणिज्य संघ का एकाधिकार था, इसलिए अन्य वाणिज्यिक ताकतें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं। वास्तव में मेरे मन में हमेशा से एक विचार था, और अब जब आप यहाँ हैं तो इसे साकार किया जा सकता है। चू युआन ने कहा, दावू की ताकत के साथ हमें दावू वाणिज्य संघ की स्थापना करनी चाहिए। संसाधनों के लिए पूरी तरह से अन्य संघों पर निर्भर रहने की तुलना में अपना खुद का वाणिज्य संघ चलाना वास्तव में बेहतर है। कई राजवंश ऐसा करते हैं। जी फुलिंग ने सहमति में सिर हिलाया, फिर आश्चर्य से कहा, महाराज, क्या आप मुझे दावू वाणिज्य संघ का प्रभारी बनाने की योजना बना रहे हैं? संसाधनों के लिए पूरी तरह से दूसरे गिल्ड पर निर्भर रहने की तुलना में अपना खुद का वाणिज्य गिल्ड चलाना वास्तव में बेहतर है। कई राजवंश ऐसा करते हैं। जी फुलिंग ने सहमति में सिर हिलाया, फिर आश्चर्य से कहा, महाराज, क्या आप मुझे दावू वाणिज्य गिल्ड का प्रभारी बनाने की योजना बना रहे हैं? सही है, आप एक वाणिज्य गिल्ड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हैं। हमारा दावू वाणिज्य गिल्ड मुख्य रूप से स्पिरिट युआन चावल और कुछ दिव्य अमृत का व्यापार करता है। हमारे व्यापार के पैमाने को बढ़ाने के लिए आप अन्य वाणिज्य व्यवसायों के साथ सहयोग कर सकते हैं, उन्हें दावू में आमंत्रित कर सकते हैं, और हमारे अधिशेष संसाधनों का आदान प्रदान उन वस्तुओं के लिए कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। चू युआन ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। जी फुलिंग की आवाज़ गंभीरता से भरी हुई थी। फुलिंग, आप वाणिज्य संघों के प्रबंधन में उत्कृष्ट हैं। मैं संघ को आपको सौंपता हूँ। आप अन्य वाणिज्य व्यवसायों के साथ संवाद करने और उनके साथ व्यापार करने का ध्यान रख सकते हैं। अनंत वाणिज्य संघ के बिना क्या आपको लगता है कि दावू अभी भी काम नहीं करेगा? चू युआन ने कहा, इसके अलावा आप सामग्री के आवंटन, भंडारण और खपत के प्रबंधन में वफादारी और बहादुरी के मार्क्वेस की सहायता कर सकते हैं। आप इसमें अच्छे हैं। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, महामहिम। चू युआन के शब्दों ने उसे राज्य के भाग्य का बड़ा भार सौंप दिया। केवल वे लोग जो दावू के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, वे ही इस आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि विश्वासघाती दिल वाले लोग राज्य के भाग्य के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकते। चू युआन अपनी विवेकशील आंखों से हमेशा बता सकता था। आखिरकार उसके राष्ट्र का भाग्य सम्राट के मैनुअल के मार्गदर्शन में जमा हुआ था, जो दूसरों से कुछ अलग था। जी फुलिंग को जीतने के बाद चू युआन को लगा कि उसने एक बुद्धिमान निर्णय लिया है। लू कियानफू को पूरी सेना का नेतृत्व करने देना ठीक था, लेकिन जब संसाधनों के प्रबंधन और आवंटन की बात आई तो वह कुछ हद तक कमजोर था। हालांकि उसके पास राजस्व मंत्रालय था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने कभी संसाधनों की इतनी प्रचुरता नहीं देखी थी, न ही उन्हें अन्य 2 सितारा शाही राजवंशों में सेवा करने का कोई अनुभव था। हालांकि जी फुलिंग के साथ सब कुछ सुव्यवस्थित था और प्रत्येक सेना और डिवीजन के लिए आवंटन स्पष्ट है। अब चू युआन सेना के विस्तार का नेतृत्व कर रहा था।
लुकियानफू न केवल दिव्य मार्शल सेना का नेता था बल्कि पूरी सेना का नामात्र कमांडर भी था। चू युआन के दिव्य अमृत की आपूर्ति के साथ उसका क्षेत्र जल्दी ही दिव्य झलक चरण की छठी परत तक आगे बढ़ गया। अब देश के भीतर दिव्य झलक चरण में काफी संख्या में गुरु थे। आखिरकार चूंकि वह दिव्य अमृत को आसानी से परिष्कृत कर सकता था और उन्हें अपने अधीनस्थों में वितरित कर सकता था, साथ ही विभिन्न पूर्व राज्यों की प्राचीन साधना तकनीकों के साथ उसके राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत अचानक गहन हो गई। इससे स्वाभाविक रूप से पूरे देश को लाभ हुआ। इसके अलावा चू युआन का इरादा सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों पर आधारित एक महान सेना बनाने का था। इसके लिए बहुत सारी प्रतिभाओं की आवश्यकता थी। वह सैनिकों के बीच विभिन्न सैन्य प्रतियोगिताओं को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा था। सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था। महान मार्शल कैलेंडर के 31वें वर्ष में 7वें महीने में इन्फिनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अपनी शाखा बंद करने के 1 महीने से अधिक समय बाद इंपीरियल सिटी के भीतर चू युआन के दावू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। इस दिन चू युआन ने एक विशेष अतिथि का स्वागत किया। महामहिम कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चाई निंग आपसे मिलना चाहते हैं। चू युआन के संकेत पर एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसकी आंखें तीखी थीं, कमरे में दाखिल हुआ। अपनी अप्रभावी उपस्थिति के बावजूद यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रोशनी के मंच पर एक भयानक व्यक्ति था, एल्डर चेन से भी अधिक शक्तिशाली, जो पहले आ चुके थे। कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वास्तव में रोशनी के मंच पर एक अभ्यासी को भेजा था। यह एक 3 सितारा शक्ति के लिए एक शिष्टाचार था, जो चू युआन को उनके द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। मैं कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चाई निंग हूँ। ये सुनकर कि महामहिम दावू चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोल रहे हैं और अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग की मांग कर रहे हैं, मैंने यहाँ एक शाखा स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। हम कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरी ईमानदारी के साथ आते हैं, उन्होंने सच्ची ईमानदारी के साथ घोषणा की। हालांकि चाई निंग इल्यूमिनेशन स्टेज पर एक अभ्यासी था, लेकिन उसकी आवाज़ का लहजा बहुत सहज था, एल्डर चेन के अविवेकी रवैये और श्रेष्ठता के भाव के विपरीत। उसने स्पष्ट रूप से समझा कि दावू एक 2 सितारा साम्राज्य था, लेकिन पिछले 1 साल में इसका विकास आश्चर्यजनक से कम नहीं था। न केवल उन्होंने 4 साम्राज्यों का सफाया कर दिया था और वान जुवान और कैंग नान के 2 प्रमुख संप्रदायों को अपने अधीन कर लिया था, बल्कि कई शक्तियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी थी जो दावू के पास चली गई थीं और कभी वापस नहीं लौटी। इससे उसे एहसास हुआ कि दावू कोई साधारण शाही राजवंश नहीं था। इसके अलावा इन्फिनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में बाजार में जो बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत लाए थे, वे जाहिर तौर पर दावू से आए थे, और यहाँ तक कि स्पिरिट युआन राइस भी उपलब्ध था। जैसे ही वह सोच रहा था कि चू युआन से कैसे संपर्क किया जाए, इन्फिनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शाखा के अचानक बंद होने से उसे बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि स्वर्ग ने उसे एक अवसर दिया है। इन्फिनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वास्तव में अदूरदर्शी और अहंकारी थे। अध्यक्ष चाई, मेरा मानना है कि फूलिंग ने हमारे साथ व्यापार के मुख्य बिंदुओं पर पहले ही विस्तार से बता दिया है। कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें औषधीय संसाधन उपलब्ध कराएगा और गोली शोधन से होने वाले मुनाफे को 7 से 3 के अनुपात में साझा किया जाएगा। शोधन की सफलता या विफलता के बावजूद हम आपको आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली अमृत सामग्री की मात्रा के आधार पर हिस्सा देंगे। इसके अलावा हम विभिन्न सामग्रियों के बदले में स्पिरिट युआन चावल की आपूर्ति करेंगे, जिनकी हमें आवश्यकता है, चू युआन ने कहा। चू युआन जानता था कि फूलिंग इसे अच्छी तरह से संभाल पाएगा। बेशक, चेयरमैन जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है। मैं इन्फिनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन लोगों की तरह नहीं हूँ। व्यापार में मेरा कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनसे कहीं अधिक पेशेवर है। यदि महाराज मुझे माल सौंपते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे सहमति के अनुसार संभालूंगा, चाई निंग ने आत्मविश्वास से कहा। चाई निंग कभी भी स्पिरिट युआन चावल के बीज को खरीदने का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वह व्यापार को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखता था और तत्काल लाभ से अंधा नहीं होता। दावू के भाग्य को महसूस करने के बाद वह जो महत्व देता था वह दावू का भविष्य था। उस स्थिति में मुझे विश्वास है कि कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारा व्यवहार सुखद होगा और हम दोनों विजेता बनकर उभरेंगे, चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब से व्यापारिक व्यवहार के संबंध में हम फूलिंग को कियानकुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ संपर्क करने का प्रभार सौंपेंगे। चू युआन ने बिना किसी आपत्ति के चाई निंग के साथ जल्दी से समझौता कर लिया। जहां तक अमृत की बात है, विभाजन विधि अनंत कंपनी के साथ पिछले वाले से अलग नहीं है। हालांकि स्पिरिट ब्रेन के लिए यूनिवर्स कंपनी इसे जादुई क्रिस्टल के बाजार मूल्य में बदल देगी और फिर जादुई क्रिस्टल के साथ यूनिवर्स कंपनी से बड़ी मात्रा में युद्ध की आपूर्ति फिर से खरीद लेगी। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी चक्र है। वास्तव में चाई निंग की यहाँ की यात्रा आंशिक रूप से चू युआन की क्षमता को देखने के कारण है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हाल के वर्षों में यूनिवर्स कंपनी के व्यवसाय को अनंत कंपनी द्वारा बुरी तरह से निचोड़ा गया है, जो निलंबित दायरे में व्यवसाय का केवल 10वां हिस्सा है।
स्पिरिट ग्रेन की उपस्थिति ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया है कि यह एक अवसर है। महामहिम एक अद्वितीय नायक हैं, वास्तव में आपके साथ व्यापार करना सुखद है। चाइनिंग के चेहरे पर मुस्कान थी, ये जानते हुए कि स्पिरिट ग्रेन निश्चित रूप से बिकेगा, चाहे वह किसी भी शाही राजवंश में बेचा जाए। इसके अलावा जब वे दोनों व्यापार के बारे में बात करते थे तो वे दोनों छोटी छोटी बातों की परवाह किए बिना परस्पर लाभकारी रवैया अपनाते थे। पारस्परिक लाभ और जीत जीत। चू युआन ने कहा, राष्ट्रपति चाय, आज रात को मेरे साथ दावू में डिनर के लिए शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है। तो मैं आपकी दयालु पेशकश स्वीकार करूंगा। चाइनिंग जो चाहता था वह भोजन नहीं था, बल्कि चू युआन के साथ संबंध बनाना था। महाराज, एक जरूरी सैन्य स्थिति है। इस बिंदु पर यू चुवेई अपने हाथ में एक पत्र लेकर दौड़े। चू युआन ने पत्र खोला और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये देखकर चाइनिंग ने कहा, मैंने यहाँ आते समय देखा कि दावू समृद्ध और संपन्न है। ये समृद्धि का युग है, कोई भी तत्काल सैन्य स्थिति कैसे हो सकती है? यदि कोई असुविधा होती है तो मैं पहले खुद को माफ कर दूंगा। ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। चू युआन ने कहा, मेरे स्काउट्स ने आज पता लगाया कि ब्लैक मिंग राजवंश के 2 मिलियन सैनिक सीधे कियांजू की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग 10 दिनों में पहुंच जाएंगे। रास्ते में सेनाएं उनके लिए रास्ता बना रही हैं। ब्लैक मिंग साम्राज्य के लिए मेरे दावू में आगे बढ़ने और एक फ्रंटलाइन बेस स्थापित करने के लिए एक दरार खोलने की कोशिश कर रही हैं। ब्लैक मिंग राजवंश। चाइनिंग ने कहा, मैं इस राजवंश को जानता हूं। ब्लैक मिंग का शासक महत्वाकांक्षी और मजबूत है और निश्चित रूप से 3 स्टार राजवंश के बीच कमजोर नहीं है। क्या महामहिम जानते हैं कि इस बार सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? लगता है कि जोंग हान नाम का कोई व्यक्ति है। चू युआन ने उत्तर दिया। जोंग हान, मैं उसे जानता हूँ। चाइनिंग का चेहरा बदल गया। ये जोंग हान ब्लैक मिंग राजवंश का एक सेनापति है, एक परिपक्व देवता जिसका ब्लैक मिंग के शासक के साथ घनिष्ठ संबंध है। उसका एक और खिताब भी है, खूनी कसाई। हर बार जब वह किसी शहर पर विजय प्राप्त करता है तो वह बहुत ज्यादा कत्लेआम करता है और पड़ोसी देशों को डराता है। महाराज, ये परेशानी वाली बात है। उसके 2 मिलियन सैनिक सभी कुलीन सैनिक हैं जो 5 या 10 विरोधियों को भी परास्त करने में सक्षम हैं। खूनी कसाई, चू युआन ने व्यंग्य किया, मैं उसे यहीं मरने दूंगा। महाराज, आप लापरवाह नहीं हो सकते। मेरी यूनिवर्स कंपनी की भी ब्लैक मिंग राजवंश में एक शाखा है। मैं मध्यस्थता क्यों न करूं? मैं ब्लैक मिंग के शासक से बात कर सकता हूं और उसे हमारी यूनिवर्स कंपनी के सम्मान में अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मना सकता हूं। मुझे विश्वास है कि हम एक दोस्ताना संबंध तक पहुंच सकते हैं। चाइनिंग दावू में यूनिवर्स कंपनी की एक नई शाखा स्थापित नहीं करना चाहता था और तुरंत ब्लैक मिंग की सेना का सामना करना चाहता था। वह ये भी थोड़ा जानता है कि ब्लैक मिंग साम्राज्य युद्ध में जाने का मुख्य कारण महान कियान राजवंश है। आखिरकार ब्लैक मिंग का शासक बेहद सुरक्षात्मक है और किसी भी अपमान को अनुतरित नहीं रहने देगा। विकल्प 1, चाइनिंग के सुझाव को स्वीकार करें, यूनिवर्स कंपनी से मध्यस्थता करने और युद्ध से बचने के लिए कहें। 300 डेस्टिनी पॉइंट्स, ईस्टर्न ताइबाई रियल गोल्ड X1 प्राप्त करें। विकल्प 2, जो कोई भी मेरे दावों को अपमानित करता है उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वे कितनी भी दूर भाग जाएं। ब्लैक मिंग राजवंश के मोहरा पर हमला करें। 300 डेस्टिनी पॉइंट्स, दिव्य क्षमता फल X1 प्राप्त करें। राष्ट्रपति चाय, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने ये कहावत सुनी है, जो कोई भी मेरे दावों को अपमानित करता है उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वे कितनी भी दूर भाग गए हों। अगर ब्लैक मिंग राजवंश आने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें मिटाने की हिम्मत करूंगा। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने क्षेत्र के बाहर अपने दुश्मन का सफाया कर दूंगा। जो कोई भी मेरे दावों को अपमानित करेगा उसे दंडित किया जाएगा। चाइनिंग को आश्चर्य हुआ, महाराज, क्या आपको किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है? अगर राष्ट्रपति चाई के पास समय है तो क्यों न मेरे साथ चलें और देखें कि मेरी सेना ब्लैक मिंग राजवंश के साथ कैसे लड़ती है। चू युआन ने कहा, देशों के बीच लड़ाई सबसे भयंकर होती है, खासकर इस बार जब जोंग हान सेना का नेतृत्व कर रहा है। मुझे वाकई दिलचस्पी है। चाइनिंग ने मना नहीं किया। हालांकि उसने सुना था कि दावू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने वास्तव में इसे कभी नहीं देखा था। डिंग, होस्ट ने विकल्प 2 बनाया, 300 भाग्य अंक और एक दिव्य क्षमता फल X1 प्राप्त किया। दिव्य क्षमता फल, आदिम नदी में सर्वोच्च दिव्य शक्ति द्वारा संघनित एक विशेष फल, अत्यंत कीमती। दिव्य क्षमता फल का सेवन करने से पहले से सीखी गई दिव्य क्षमता की गहरी समझ प्राप्त होती है। कोई दिव्य क्षमता चुने। चू युआन ने अपने हाथ में छोटे फल को देखा जो चमकदार रोशनी से चमक रहा था। हालांकि मैंने कई दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल की है, लेकिन बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक मेरे लिए सबसे उपयोगी है क्योंकि यह साधना से संबंधित है। चू युआन ने बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक को चुना और दिव्य क्षमता फल खाया। बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक को समझना, बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक को आगे बढ़ाना।
दिव्य क्षमता फल खाने के बाद पहली प्रतिक्रिया, चू युआन को लगा जैसे उसकी आत्मा एक लंबी नदी में पहुंच गई हो। इस नदी के भीतर पानी नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक द्वारा बनाई गई मूल लंबी नदी की तरह था, एक ऊर्जा लंबी नदी। उसमें समझ की एक लहर भर गई। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, फिर भी ऐसा लगा जैसे बस एक पल ही बीता हो। चू युआन जाग उठा और पाया कि वास्तव में केवल कुछ सांसें ही गुजरी थीं। बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक 3000 दिव्य क्षमताओं में से एक। दुनिया की सभी चीज़ों का अपना उद्गम है। बड़े पैमाने पर भक्षण तकनीक की साधना करते समय सब कुछ भस्म किया जा सकता है। हर चीज़ के स्रोत को भस्म करके व्यक्ति एक महान भक्षण करने वाला शरीर बन सकता है। डिंग, मेजबान की उपाधि उन्नत हुई, भक्षण का राजा प्राप्त करें। भक्षण का राजा, भक्षण के पुत्र का विकसित संस्करण, भक्षण की बढ़ी हुई गति और भक्षण की गई ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता के साथ इसे ऊर्जा फलों में संघनित करता है। मैंने भक्षण के राजा में अपग्रेड किया है। चू युआन थोड़ा हैरान था। भक्षण का राजा भक्षण के पुत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसमें ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता भी थी। पहले, अगर चू युआन ने भक्षण की गई ऊर्जा को जल्दी से अपनी ताकत में परिवर्तित नहीं किया तो यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल जाएगी। अब वह इसे संग्रहित कर सकता है, इसे ऊर्जा फलों में बदल सकता है। इस समय चू युआन ने ब्लैक एबिस के शाही राजवंश पर हमला करने का आदेश दिया। इस हमले में उन्होंने केवल दिव्य मार्शल आर्मी और फायर सेपरेशन आर्मी की वानिक्सुआन आर्मी को चुना। दिव्य मार्शल आर्मी कियांजोहू में प्रशिक्षण ले रही थी। नवगठित वानिक्सुआन सेना को कमान मिली और वे जल्दी से कियांजोहू की ओर एकत्रित हो गए। वानिक्सुआन प्रांत कियांजोहू से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वे कुछ ही दिनों में पहुंच गए। कियांजोहू, ड्रैगन सिटी। वहां एक बहुत बड़ा भर्ती चौक था जिसमें कई मिलियन लोग बैठ सकते थे। चौक के अंदर 2,50,000 दिव्य मार्शल सैनिक, जिनमें से प्रत्येक ने काले कवच पहने हुए थे, ऐसे सीधे खड़े थे जैसे कि उनके डंडे जमीन पर खड़े हों। उनके द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा सीधे आकाशगंगा की ओर दौड़ी, जो ब्लेड की तरह तेज थी, जिससे लोगों का साहस टूट गया। वानिक्सुआन सेना का गठन कुछ ही समय पहले हुआ था और अब उसके पास 1.5 मिलियन लोग थे। उनका कवच मुख्य रूप से काला था, लेकिन उन्हें दिव्य मार्शल सेना से अलग करने के लिए कुछ लाल रंग भी जोड़ा गया था। इन 1,50,000 लोगों को ज्यादातर वानिक्सुआन और कैंगनान के 2 प्रांतों से भर्ती किया गया था। उनमें से कई पहले कबीले के मजबूत सदस्य थे। बहुत भयानक। क्या ये दिव्य मार्शल आर्मी है? 2,50,000 सैनिकों में से प्रत्येक मूल आत्मा क्षेत्र से ऊपर एक विशेषज्ञ है। उनकी आभा जुड़ी हुई लगती है, जिससे मुझे झटका लगता है। सैकड़ों हजारों सैनिकों के साथ एक मूल आत्मा सेना की स्थापना, कुलीनों का कुलीन वर्ग। शायद केवल 4 या 5 सितारा शाही राजवंशों में ही ऐसा करने की क्षमता है। चू युआन के पीछे पीछे चाइनिंग इस बार शो देखने आया था। दिव्य मार्शल आर्मी को देखकर, जिसकी न्यूनतम शक्ति मूल आत्मा क्षेत्र में थी, वह भी अपने दिल में चौंक गया और दावू के लिए उसका सम्मान बढ़ गया। मूल रूप से दिव्य मार्शल आर्मी में कई आत्मा शिल्प विशेषज्ञ शामिल थे, लेकिन इस अवधि के दौरान चू युआन ने बड़ी संख्या में गोलियों को परिष्कृत किया और भूमिगत प्राचीन शहर का खजाना भी प्राप्त किया और अपनी ताकत को मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत किया। भले ही 25,000 मूल आत्मा सेना हमला करे, यहाँ तक कि देवता भी उन्हें रोक नहीं सकते। और अग्नि पृथक्करण सेना के वानिक्सुआन सेना के सैनिक भी मजबूत थे। इस अवधि के दौरान वे सभी लिंगुआन चावल खा रहे थे, हर दिन गोलियां ले सकते थे और उनमें से एक बेशुमार संख्या थी जो मजबूत सेनानियों के रूप में उभरी। मैंने सोचा था कि वानिक्सुआन और कैंगनान के 2 कबीले आत्मसमर्पण कर चुके थे, वे दबाव में दावू में आए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दावू में पूरी तरह से एकीकृत हो गए होंगे। उन्होंने सेना बनाने के लिए अपने कुलों को भी भंग कर दिया है। बेशक चाइनिंग जानता था कि चू युआन उसे दावू की ताकत देखने के लिए साथ लाया था ताकि वे भविष्य में और अधिक प्रभावी ढंग से व्यापार कर सकें। पिघलती ज्वाला रेगिस्तान। ये कियांजोहू की सीमा पर एक असीम रेगिस्तान है। जैसे ही सूरज डूबता है, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। ये रेगिस्तान साल भर एक भट्टी की तरह रहता है, जिसमें रेत के सुनहरे कण और जलती हुई गर्मी ऊपर उठती रहती है। इस समय रेगिस्तान पर अनगिनत आकृतियां उभरी हैं। वे सभी रक्त लाल कवच पहने हुए हैं, जो रेगिस्तान को लाल रंग की छाया में रंग रहे हैं, एक अजीबोगरीब छवि बना रहे हैं जो खूनी सूर्यास्त की याद दिलाती है। जनरल, हम रेगिस्तान को पार कर कल्दकियान पहुंच सकते हैं। ये समूह वर्तमान में रेगिस्तान में तैनात है। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका चेहरा खुरदुरा और जख्मों वाला है, उसकी आंखों में कसाई की याद दिलाने वाली खूनी क्रूरता भरी हुई है, किसी को उसे रिपोर्ट करते हुए सुन रहा था। मेरा आदेश उन तक पहुंचाओ, पूरी सेना आज रात पिघलती हुई ज्वाला के रेगिस्तान में रहो। योद्धाओं को खाने पीने दो ताकि उनका मनोबल बढ़े। हम कल भोर में निकलेंगे, रात तक डाकियान पहुंचेंगे। हम एक ही झटके में ड्रैगन सिटी को जीत लेंगे। आज रात योद्धाओं को अच्छा खाने दो और अपनी ताकत बढ़ाओ। यह अधेड़ उम्र का आदमी याहुआ राज्य का कुख्यात ईश्वरीय क्षेत्र का स्वामी, खूनी कसाई है।
जनरल, क्या सम्राट इस बार एक छोटी सी बात पर उपद्रव नहीं कर रहा है? दाव को खत्म करने के लिए उसने वास्तव में आपको 2 मिलियन की मजबूत रक्तपात सेना का नेतृत्व करने दिया। हमारी ताकत 2 सितारा शक्ति से आसानी से निपट सकती है, एक नए पदोन्नत 2 सितारा राजवंश की तो बात ही छोड़िए। इतने सालों में आपने दक्षिण से उत्तर की ओर लड़ाई लड़ी है, अनगिनत 2 सितारा शक्तियों का सफाया किया है। खूनी कसाई जोंग हान के साथ आधा कदम दिव्य क्षमताओं वाला व्यक्ति उसका डिप्टी जनरल था। हन्फ, जोंग हान ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम के एकांत से बाहर आने और यह पता लगाने के बाद कि डाकियान नष्ट हो गया था और 13वीं राजकुमारी को डाकियान में मार दिया गया था, वह क्रोधित हो गया। डाकियान हमारे ब्लैकमिंग राजवंश का एक जागीरदार राज्य था, कौन इसे कुछ सम्मान नहीं देगा? लेकिन फिर दाव के भगवान के पास कुछ क्षमताएं हैं। महामहिम ने हमें किसी भी दुर्घटना को रोकने, डाकियान पर विजय प्राप्त करने, एक आधार स्थापित करने और बाद में अंतहीन सेनाओं को आने का निर्देश दिया। महामहिम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, उनके डिप्टी ने कहा। मैंने हाल ही में दाव के बारे में सुना है कि वह 2 सितारा कुलों के साथ गठबंधन कर रहा है, जो काफी अजीब है। ईश्वर के अधीन कुछ भी चींटियों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं करता। मेरा अभियान वास्तव में उसे सम्मान दे रहा है। एक और आदेश, जब हम दावू पहुंचेंगे तो मैं लूटपाट की परवाह नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक ही मांग है, दावू को मिटा दिया जाना चाहिए। जब भी खूनी कसाई किसी शहर पर हमला करता है तो वहां नरसंहार होना तय है और उसके सैनिक बेहद क्रूर हैं, उनमें से हर एक के पास खून की मोटी गंध है। मेरे इलाके पर आक्रमण करो और सब नष्ट हो जाएंगे। अचानक एक दबंग आवाज अनंत शून्यता में व्याप्त हो जाती है, इस असीम रेगिस्तान तक पहुंचती है जिससे हर किसी का दिल कांप उठता है। यह आवाज सुनकर जोंग हान की आंखें अचानक आश्चर्य से चमक उठीं और वह चिल्लाया, कौन है? मार्शल सम्राट। शून्य में एक सम्राट की प्राचीन आभा छा गई। चू युआन प्राचीन सम्राट के रथ पर खड़ा था। दूर से वह डूबते सूरज के साथ घुल मिल गया, अपने रथ को सीधे सूरज से शानदार तरीके से चला रहा था। मार डालो, मार डालो, मार डालो। चू युआन के प्रकट होने के साथ 250,000 शेनवू सेना और 1.5 लाख अग्नि सेना रेगिस्तान से प्रकट हुई। उनमें से हर एक कुलीन योद्धा था। उनकी खौफनाक हत्या की मंशा ने स्वर्ग को चकनाचूर कर दिया। ब्लैकमिंग राजवंश की सेना को देखकर उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वे दहाड़ते हुए सीधे युद्ध में कूद पड़े। चाइनिंग सेना का पीछा कर रहा था। दावू की सेना को सीधे युद्ध में कूदते देखकर वह दंग रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि चू युआन शहर की स्थिति का लाभ उठाएगा, भौगोलिक और लौकिक लाभ प्राप्त करेगा और रक्षात्मक रूप से लड़ने का विकल्प चुनेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू युआन सेना को सीधे रेगिस्तान में ले जाएगा, ब्लैकमिंग राजवंश के साथ आमने सामने की टक्कर का विकल्प चुनेगा। धमाका, एक और 3/4 मिलियन की सेना आगे बढ़ी। उनके युद्ध के नारे ने स्वर्ग को हिला दिया। एक पल में रेत ने आकाश को भर दिया, एक भयानक बवंडर को हिला दिया। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से अलग लग रहे थे रंग बदलने के लिए। इस सेना में प्रत्येक सैनिक दुर्जय था, यहाँ तक कि जुवान सेना भी जुवान और कैंगनान प्रांतों के अरबों नागरिकों में से चुनी गई थी। प्रत्येक को दाव ने पाला था और उनकी ताकत आत्मा निर्माण क्षेत्र के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी। इस भयानक आभा ने चाइनिंग को भी कुछ हद तक सुन्न कर दिया। एक और 3/4 मिलियन पुरुषों की संयुक्त सेना अगर एक असाधारण कमांडर द्वारा प्रबंधित की जाती है तो एक बल होगा जिसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर किसी दिव्य से सामना होता है तो उन्हें पीछे हटना होगा। अगर वे इस बल के बीच फंस गए तो थकावट हावी हो जाएगी और वे अपना अंत पा लेंगे। वो ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंज उठी। प्रत्येक व्यक्ति युद्ध के जोश से भर गया, उनकी लड़ाकू ताकत काफी बढ़ गई। चू युआन, जोंग हान ने अप्रत्याशित रूप से चिल्लाया, आगे बढ़ती सेना के कुचलने वाले मार्च को महसूस करते हुए। उसने पूरे युद्ध क्षेत्र में ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम में पिघलती लौ के रेगिस्तान में अपनी रणनीति बनाने और पूरी तरह से सैन्य शक्ति के आधार पर एक आमने सामने की आक्रामक लड़ाई लड़ने की हिम्मत है। मुझे मानना होगा, तुम में ऐसा करके ही हिम्मत है। मेरी आज्ञा दो, दावू सेना का सफाया करो, सुनिश्चित करो कि वे हमेशा पिघलती लौ के रेगिस्तान में रहें। जब से उन्होंने अपना रुख बनाया है, मैं उनके अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? दावू सेना की जबरदस्त गति के बावजूद जोंग हान बेफिक्र था। वास्तव में वह इस तरह की आमने सामने की कड़ी टक्कर वाली लड़ाई को पसंद करता था। जिस तरह की लड़ाई से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था वह घेराबंदी युद्ध था। 3 सितारा प्राचीन साम्राज्य के पास दिव्य क्षेत्र की महान शक्ति थी, जो किसी भी 2 सितारा सेना से अधिक शक्तिशाली थी। जिस सेना का उसने नेतृत्व किया वह मुख्य रूप से आत्मा निर्मित सैनिकों से बनी थी। मूल आत्मा क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र बहुत अधिक थे। फिर दिव्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने समग्र कमान संभाली, साथ ही आधे कदम के देवता उनके बाएं और दाएं हाथ के प्रतिनिधि थे। ब्लैकमिंग राजवंश 2 मिलियन, ग्रेट वू राजवंश 1,75,000। सैन्य शक्ति का वितरण बहुत अधिक असमानता नहीं दिखाता है।
इस समय असीम पिघलती ज्वाला रेगिस्तान सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो 3 मिलियन से अधिक लोगों के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए पर्याप्त है। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार होकर एक दूसरे की युद्ध रेखाओं के किनारे पर पहुंच गए। वूश वूश वूश। ब्लैकविंग राजवंश की सेना से अनगिनत तीर निकले जो आकाश को ढंक रहे थे। हवा तीरों की वर्षा से भर गई, जिनमें से प्रत्येक में खूनी गंध थी। ये ब्लैकविंग राजवंश के अद्वितीय ब्लैकविंग तीर थे। एक बार जब वे शरीर को छेदते थे तो वे मांस को नष्ट कर देते थे, वास्तव में एक भयानक दृश्य। क्लैंग 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 क्लैंग। देवत्व ब्रिगेड के नेतृत्व में दावू सेना सबसे आगे खड़ी थी। उन्होंने जो कवच पहना था वह सभी भूमिगत प्राचीन शहर से प्राप्त हुआ था, जिसे निर्माण मंत्रालय द्वारा ग्रेट वू कवच में संशोधित किया गया था। उन पर तीरों की एक धार के बावजूद इससे कोई हताहत नहीं हुआ। एक बार 5 सितारा शाही राजवंश द्वारा तैयार किया गया कवच। क्या ये कुछ भी साधारण हो सकता है? भले ही एक तीर शरीर को छेद दे, चू युआन ने प्रत्येक व्यक्ति को उपचार की गोलियां प्रदान की थीं। भगवान का विनाश क्रॉसबो, गोली मारो। लुकियान ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब ब्लैकविंग राजवंश की सेना ने दावू सेना की सबसे प्रभावी सीमा में प्रवेश किया तो उसने अपना हाथ लहराया और सभी 1.75 मिलियन दावू सैनिकों ने सामने की ओर भगवान का विनाश क्रॉसबो को छोड़ दिया। शुरुआत में जब चू युआन ने राज्य को हराया तो उसने दिव्यता ब्रिगेड के लिए केवल 10,000 क्रॉसबो तैयार किए थे। हालांकि राज्य के पतन के बाद से आधा साल बीत चुका है, उसने लुप्त सेना के लिए 1 मिलियन से अधिक तैयार किए। आखिरकार वे ऐसे युद्ध के मैदान के हथियारों की जरूरत वाले एक विस्तारवादी ब्रिगेड थे। भगवान का विनाश क्रॉसबो एक साथ छोड़े जाने पर तीरों की बारिश ने आसमान को भर दिया। चू युआन ने तीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा उसे उल्कापिंड के महीन सोने की एक बड़ी मात्रा मिली, जिससे प्रत्येक क्रॉसबो तीर का कम से कम 30% उल्कापिंड के महीन सोने के साथ मिश्रित हो गया। ये धातु कवच को तोड़ने, मन को बाईपास करने के लिए विशेष थी और इसकी प्रवेश शक्ति जबरदस्त थी। ब्लैकविंग सेना ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि चू युआन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो 4 सितारा राजवंश के पास भी नहीं थे। क्रॉसबो तीर फायरिंग के पहले दौर के बाद प्रतिद्वंद्वी क्षण भर के लिए चकित हो गया। धप धप। इसके बाद तीरों से शरीर के छेदने की लगातार आवाज आई, जिसके परिणामस्वरूप कई सैनिक मानव पिनकुशन बन गए। ढाल धारकों, बचाव करो। ब्लैकविंग सेना में से किसी ने चिल्लाया। भगवान क्रॉसबो को नष्ट करो, गोली मारो, सभी तीर आग। लुकियान करीबी लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं था। इस लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 क्रॉसबो तीर थे। लुकियान की कमान के तहत वे लगातार आगे बढ़े। उन्होंने जीवित शत्रु सेना पर अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए अधिकतम गति से सभी क्रॉसबो तीर छोड़े। एक साथ शूटिंग के प्रत्येक दौर में 1 और 3/4 मिलियन क्रॉसबो तीर शामिल थे। इस लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे 100 बोल्ट उठाए। जब पूरे 100 बोल्ट एक साथ फायर किए गए तो 175 मिलियन क्रॉसबो तीर थे। भले ही दावू के सैनिक गिर रहे थे, फिर भी फायर किए गए क्रॉसबो तीरों की संख्या 170 मिलियन से अधिक थी। अगर चू युआन के पास शांग साम्राज्य के प्राचीन शहर का खजाना नहीं होता तो वह इस तरह की बेकार खपत को संभालने में सक्षम नहीं होता। साधारण क्रॉसबो तीरों के लिए कवच को भेदना मुश्किल है, लेकिन चू युआन द्वारा प्रदान किए गए तीर अलग थे। उन्हें उल्कापिंड के महीन सोने के साथ मिलाया गया था। ब्लैकविंग इंपीरियल राजवंश के सैनिक कागज से नहीं बने थे, लेकिन वे कागज से बने हो सकते थे। बाणों की वर्षा के आतंक में एक के बाद एक वैसा ही में मारे गए और घास काटने की तरह काटे गए। ब्लैकविंग शाही राजवंश ने जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचा, लेकिन उनके हाथों में धनुष दिव्य क्रॉसबो के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। भले ही झांकने वाले स्वामी क्रोध में दहाड़ते हुए स्थिति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हों, वे आकाश में लिपटे क्रॉसबो के तीरों के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, या फिर वे अपने मन के साथ भी इतने सारे का सामना नहीं कर सकते थे। यह एक बड़ी सेना का आतंक था। जब तक आपके पास कुचलने की शक्ति न हो, अगर आप कुछ मामूली स्तरों से भी मजबूत होते तो भी आप बड़ी सेना के सामने कुचल दिए जाते। पीली रेत पहले से ही लाल रंग की हो चुकी थी और हर जगह खूनी गड्ढे थे। हालांकि इस आपसी गोलीबारी में दावू के भी लोग मारे गए, लेकिन एक साथ 100 मिलियन से अधिक क्रॉसबो तीरों की फायरिंग के साथ ब्लैकविंग इंपीरियल राजवंश के कम से कम 3 से 400 हजार लोग हताहत हुए। हालांकि दावू को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनके उपकरणों के लाभ के कारण नुकसान नगण्य था। यह उपकरणों की अधिकता थी। युद्ध भी सामग्री और धन पर लड़ा गया था। युद्ध बहुत क्रूर है। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर चाई निंग ने आह भरी। आधे घंटे से भी कम समय में सैकड़ों हजार लोग मारे गए या घायल हो गए। राजवंशों के बीच युद्धों ने ताकतवरों के बीच व्यक्तिगत युद्धों की तुलना में कहीं अधिक आघात पहुंचाया। कियानकुन वाणिज्य और राजवंश अलग अलग थे। वे केवल व्यापार करते थे। जब तक उकसाया न जाए वे इसमें शामिल नहीं होते। युद्ध में कोई दया नहीं होती, केवल जीत या हार होती है। देशों के बीच युद्ध और भी क्रूर होता है।
जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू होता है। हारने वाले केवल इतिहास की धूल में समा जाएंगे। ये दृश्य देखकर चू युआन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। ये सम्राट का तरीका है। चाई निंग चौंक गई। सम्राट लोगों के प्रति दयालु था, घरेलू स्तर पर लोगों की आजीविका को शांत करता था, लेकिन बाहर निर्दयी था, क्षेत्रों का विस्तार करता था, दया की आधी भी बात नहीं होने देता था। वह प्रबुद्ध देवताओं के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह सम्राट नहीं था। केवल चू युआन जैसे लोग ही सम्राट बन सकते थे। मार डालो। दावू सेना ने अपने सभी क्रॉसबो तीर समाप्त कर दिए थे। एक पल में दोनों पक्षों के कई लाखों लोग आपस में भिड़ गए, जिससे सबसे क्रूर सीधी लड़ाई शुरू हो गई। हथियार आपस में टकराए, मांस उड़ गया, और बस कुछ ही सांसों में बड़ी संख्या में सैनिक गिर गए। ब्लैक मिंग इंपीरियल राजवंश ने इतने लंबे समय तक दिव्य क्रॉसबो को दबा रखा था, और वे एक आग को भी दबा रहे थे। हालांकि जब वे दावू सेना के साथ आमने सामने भिड़ गए तो उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष की युद्ध शक्ति उतनी कमजोर नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वे सभी अच्छी तरह से सुसज्जित थे। विशेष रूप से दिव्य सेना, वे सभी मूल आत्मा क्षेत्र से थे, जो युद्ध के मैदान पर युद्ध के देवता की तरह थे। मूल रूप से दावू में झांकने वाले मास्टर्स की कमी थी, लेकिन वान और जुवानिकांग के 2 राज्यों को अवशोषित करने के बाद ये समस्या अच्छी तरह से हल हो गई। हालांकि ब्लैक मिंग इंपीरियल राजवंश के 2 मिलियन मजबूत सैनिकों का ये समूह कुलीन था, लेकिन उनके पास संभवतः 250,000 मजबूत मूल आत्मा सेनानी नहीं हो सकते थे। इस टकराव ने उनकी युद्ध शक्ति में अंतर पैदा कर दिया। चू युआन के पास मध्यम और निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने प्राचीन शहर शांग में दर्जनों साधारण कलाकृतियां प्राप्त की थीं। उसने अपने हाथ में मौजूद अमृत का उपयोग जाओ कांग और जुवानिकांग के संप्रदाय गुरु को पीपिंग स्पिरिट 10वें स्तर पर पदोन्नत करने के लिए किया। सभी दिव्य कलाकृतियों को पहने हुए वे एक साथ 5 विरोधियों से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन एक ही स्तर के 2 या 3 का सामना करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि दूसरी तरफ प्रबुद्ध आत्मा क्षेत्र में आधा कदम था। कई लाखों सेनाओं की लड़ाई में ये थोड़ा सा लाभ केवल एक छोटे से क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता था और समग्र स्थिति को नहीं बदल सकता था। झोंग हान ने पूरे युद्ध के मैदान को देखा। उसका चेहरा हर समय काला पड़ रहा था। वह शक्ति के चरम पर दावू से थोड़ा अधिक मजबूत था, लेकिन मुख्य सैनिकों का एक तरफा वध किया जा रहा था, और वह केवल 2 उप जनरलों के साथ स्थिति को जबरन दबा सकता था जो छिपे हुए आत्मा क्षेत्र में आधे कदम आगे थे। दावू सेना खूनी कसाई द्वारा वध। झोंग हान जानता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह से आगे बढ़ते रहने पर उसके पास अपने 2 मिलियन प्रतिभाशाली योद्धाओं में से बहुत कम ही बचेंगे। वह एक दर्पण देवता था। एक दर्पण देवता वास्तव में इस तरह के बड़े संघर्ष में स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था, लेकिन चाकू हुक की तरह मुड़ा हुआ लग रहा था। यह उसका मध्य स्तर का दिव्य आर्टिफैक्ट था, जो तुरंत एक हिंसक हत्या के इरादे से फट गया, एक ब्लेड आभा में बदल गया जिसने युद्ध के मैदान में अपना रास्ता बना लिया। शून्य ठोस होता हुआ प्रतीत हुआ। जिसे वह मारना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि लू कियानफू था। झोंग हान निश्चित रूप से देख सकता था कि यद्यपि लू कियानफू केवल देवताओं के क्षेत्र में झांक रहा था, लेकिन वह इस विशाल सेना के पीछे का दिमाग था। सेनाओं का गठन पूरी तरह से उसके आदेश के अधीन था। मेरी निगरानी में तुम मेरे कमांडर को मारना चाहते हो। सम्राट चू युआन का प्राचीन रथ एक सम्राट के दिव्य प्रभुत्व के साथ फट गया। एक सर्वोच्च आभा बह गई। उसके हाथों में दिव्य सिंहासन स्मारक ने अपनी तकनीक को सक्रिय किया। अचानक झोंग हान को अपने प्रभुत्व में खींच लिया। धमाका। झोंग हान के चाकू ने दिव्य सिंहासन स्मारक पर वार किया, जिससे उसकी हथेलियां कांप उठीं। दिव्य वलय। आकाश को सील करो और पृथ्वी को फंसाओ। अचानक झोंग हान कुछ समय के लिए दिव्य सिंहासन स्मारक द्वारा फंस गया। चू युआन की कलाई से एक गहरे सुनहरे रंग का कंगन उड़कर सीधे उसके एक लेफ्टिनेंट जनरल के चारों ओर घूम गया, जो महज आधा कदम वाला मिरर गॉड था। अच्छा नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल का दिल बहुत कांप उठा। चू युआन अब दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर पर था। जब वह किंग फैंग के रिश्तेदारों को मार रहा था, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। झोंग हान शायद बच सकता था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल एक विकिरणित अंधेरे प्रकाश में फंस गया था, जो उसके भीतर बंद लग रहा था, मुक्त होने में असमर्थ था। युद्ध भगवान का हाथ। चू युआन का सुनहरा हाथ पकड़ में आया। शून्य मुड़ गया था, जैसे कि एक साथ मुड़ा हुआ हो। लेफ्टिनेंट जनरल हताश दिख रहा था, क्योंकि एक हाथ ने एक पल में उसके सिर को विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। भव्य भक्षण तकनीक। भस्म की गई आत्मा ऊर्जा चू युआन के हाथ में एक खूनी फल में बदल गई। ये लेफ्टिनेंट जनरल का मांस और आत्मा थी। आधे कदम वाले मिरर गॉड की ऊर्जा का भक्षण करने से चू युआन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। उसे फल में संघनित करना बेहतर था, ताकि वह बढ़ता रहे। एक बार भक्षण के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा जमा हो जाने के बाद यह उसके लिए दायरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। ग्रैंड डिवोरिंग तकनीक न केवल मांस और आत्मा को खा सकती है, बल्कि एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने पर पूरी नस में मौजूद सारी ऊर्जा को भी खा सकती है।
ये धरती और आकाश से भी सारी ऊर्जा निकाल सकती है। चू युआन। झोंग हान ने पलक झपकते ही अपने लेफ्टिनेंट जनरल को मारे जाते हुए देखा और स्वर्ग में दहाड़ लगाए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युआन इतना दुर्जय होगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। झोंग हान गुस्से में दहाड़ने लगा। आखिरकार वह एक मिरर गॉड था। दिव्य सिंहासन स्मारक ने उसे केवल कुछ सांसों के लिए फंसाया, इससे पहले कि वह उसे दूर तक उड़ा दे। बहुत समय हो गया। चू युआन को कोई उम्मीद नहीं थी कि दिव्य सिंहासन स्मारक झोंग हान को लंबे समय तक फंसा सकता है। वह पहले ही ब्लैक मिंग सेना के पीछे पहुंच चुका था। स्वर्ग को जलाओ और समुद्र को उबालो। चू युआन ने जले हुए स्वर्ग का झंडा लहराया और एक एक करके अग्नि ड्रैगन जैसी लपटें ब्लैक मिंग सेना की सेना में सटीक रूप से गिरीं। पलक झपकते ही स्वर्ग से उतरते दिव्य ड्रैगन की तरह आग से हजारों सैनिक जल गए। यहां तक कि प्रिज्म दायरे के विशेषज्ञ भी राख हो जाएंगे और इस ज्वाला में कोई हड्डी नहीं छोड़ेंगे। इतनी सारी दिव्य कलाकृतियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? चाइनिंग भी दूर से देख रहा था। उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं। उसने देखा कि चू युआन एक के बाद एक कई दिव्य कलाकृतियां तैनात कर रहा है। प्रत्येक की गुणवत्ता बहुत उच्च थी। वह ब्लैक मिंग सेना के लिए खेद महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कौन कर सकता है जो आपके खिलाफ दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने में माहिर है? झोंग हान, आज मैं तुम्हारे खूनी कसाई को यहां मरने दूंगा। चू युआन ने ब्लैक मिंग के कुलीन सैनिकों की एक बड़ी संख्या का वध करने के लिए दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने के बाद कई मांस और आत्माएं उसकी भव्य भक्षण तकनीक द्वारा खूनी ऊर्जा फलों में परिवर्तित हो गईं। फिर उसने नीचे युद्ध के मैदान को अपनी सेना के लिए छोड़ दिया। अचानक वह प्रकाश की एक लकीर की तरह दिखाई दिया और जिस क्षण वह फिर से आया, एक काटने वाली किरण झोंग हान की ओर भयंकर रूप से घुस गई।